बात करनी है वो है अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ तंत्र युक्ति। तो आज एक मिनट मैं रोकना चाहूंगा कि ये स्लाइड को फुल स्क्रीन कीजिए सर, पूरा प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके जी बिल्कुल, अब ठीक है। ओके फाइन, कंटिन्यू कीजिए। तो बेसिकली इन तंत्र युक्तियों को समझना पहले जरूरी है कि ये तंत्र युक्तियां है क्या, और बाद में जब हम किसी भी कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं देन ओनली विल बी इन अ पोजीशन टू अप्लाई दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट। और यही हमारे सभी आयुर्वेद के सिद्धांतों के लिए भी एप्लीकेबल होता है। जैसे पदार्थ विज्ञान बेसिकली टॉक्स अबाउट ऑल द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ आयुर्वेद। तो अगर आप पदार्थ विज्ञान को अच्छी तरह से समझ रहे हैं तभी आप संहिताओं को अच्छी तरह से प्रैक्टिस में उस पदार्थ विज्ञान का यूज कर पाएंगे, या उसके जो सिद्धांत है उनको आप प्रैक्टिस में अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे। सो आज जो हम जिन जिन विषयों को हम छूने वाले हैं, एक मैं ब्रीफ बता दूं कि मेरा जो प्रेजेंटेशन है उसमें कौन कौन सी चीजें आज मैं कवर करने वाला हूं। एक तो सबसे पहले तंत्र युक्ति का डेफिनेशन, बाद में प्रयोजन कि क्यों हमें तंत्र युक्तियां पढ़ना जरूरी है, शास्त्र के हिसाब से तंत्र युक्तियों का क्या प्रयोजन कहा गया है। बाद में कुछ रेफरेंसेस चरक संहिता और सुश्रुत संहिता से लिए हैं जहां पर तंत्र युक्तियों के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है। जो शुरुआत में डॉक्टर प्रतिभा ने कुछ रेफरेंसेस कोट किए वो इन्हीं रेफरेंसेस में थे। देन सबसे इंपॉर्टेंट है कि तंत्र युक्तियों के प्रकार कितने हैं, अलग अलग संहिताओं के हिसाब से ये जो प्रकार है ये अलग अलग है। सो सर्टेनली देयर इज नंबर डिफरेंस अमंग्स वेरियस आचार्यास। अगर हम बृहत्रयी में ही बात करें तो चरक और सुश्रुत में ही एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है कि तंत्र युक्तियों के नंबर के बारे में, तो वो हम देखेंगे बाद में। इस प्रेजेंटेशन में मैं सिर्फ अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं कि तंत्र युक्तियां, बट दैट टू ओनली चरकोक्त। तो चरक संहिता के चिकित्सा सिद्धि स्थान 12th चैप्टर जो है वहां पर एट द एंड ऑफ द चैप्टर 36 तंत्र युक्तियों के नाम आए हैं, और बाद में आचार्य चरक इन तंत्र युक्तियों के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो चरक संहिताओं में एज सच हमें तंत्र युक्तियों की डेफिनेशंस नहीं मिलती है। ये सभी डेफिनेशंस हमें चरक संहिता के जो मेन कमेंटेटर है चक्रपाणि दत्त, उनकी जो कमेंट्री है आयुर्वेद दीपिका, उसमें हम सभी इन तंत्र युक्तियों की डेफिनेशंस और उनके एग्जांपल्स को देखने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन तंत्र युक्तियों को बिसाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ संहितास, तंत्र युक्तियों का मेन पर्पस तो संहिताओं को समझना है, बट उसके अलावा भी इस कंसेप्ट को हम कहां कहां पर यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, टीचर और मेडिकल प्रैक्टिशनर, इन तंत्र युक्तियों का यूज हम दो जगह पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। एक तो हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम इन तंत्र युक्तियों को कैसे यूज करेंगे, और दूसरा जो रिसर्च ओरिएंटेड है, मे बी पीजी के स्टूडेंट्स हो सकते हैं या फैकल्टीज हो सकते हैं कॉलेज के, कि हाउ टू अप्लाई दिस तंत्र युक्ति इन देयर रिसर्च। तो मेरा जो प्रेजेंटेशन है बेसिकली इन 7 टॉपिक को मैं कवर करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जो डेफिनेशंस है, दिस डेफिनेशन इज अवेलेबल इन सुश्रुत संहिता, जहां पर तंत्र युक्ति जो वर्ड है बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स एज इट वाज टोल्ड इन द बिगिनिंग कि इट इज मेड अप ऑफ तंत्र प्लस युक्ति। और तंत्र वर्ड को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि त्रायते शरीरम अनेनैति तंत्रम, तंत्र, शास्त्र और चिकित्सा ये सभी पर्याय है। और त्रायते शरीरम अनेनैति तंत्रम मतलब अ पर्टिकुलर साइंस व्हिच हेल्प्स अस टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी। हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी साइंस हमें हेल्प करता है उसको हम या तो तंत्र, शास्त्र या चिकित्सा कहेंगे। और इस शास्त्र को हम किस तरह से अप्लाई करेंगे उसके लिए हमें जिन चीजों की हेल्प मिलती है, इसीलिए डेफिनेशन आगे जाती है कि तस्य युक्तयो योजना तंत्र युक्तिया। तो तंत्र तो हो गया शास्त्र, और उस शास्त्र की युक्ति यानी उसको हम क्लिनिकली कैसे अप्लाई करने वाले हैं उसका जिसमें डिस्क्रिप्शन है उसको कहा जाता है तंत्र युक्ति। और एक डेफिनेशन हमें मिलती है, नॉट एग्जैक्टली द डेफिनेशन बट यू कैन सी, तंत्रते धार्यते शरीरम अनेनैति तंत्र। ये जो डेफिनेशन अवेलेबल है ये अष्टांग हृदय में है। सो अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 40वां जो चैप्टर है वाजीकरण विधि अध्याय, तो उसमें एट द एंड ऑफ द चैप्टर फ्रॉम कोटेशन नंबर 78 to 80, ये जो 3 कोटेशन है वहां पर ये डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है जहां पर बताया कि तंत्रते धार्यते शरीरम अनेनैति तंत्र। प्रीवियसली था कि एक तो शरीर को प्रोटेक्ट करना और दूसरा है शरीर को धारण करना। तो साइंस जो है ये हमें शरीर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। और तस्य गुणः, इस साइंस के जो गुण हैं, जो उसके मेरिट्स हैं, है ना, जिसके कारण इस शास्त्र को और ज्यादा हम ब्यूटीफाई करते हैं,
so that it will be more and more accepted in the Vaidya community or the students who are studying this particular science. तो तस्य गुणः तंत्र गुणः, तो थोड़ा डिफरेंस अष्टांग हृदय में रहा कि अष्टांग हृदय में बताते वक्त तंत्र तो सेम रहा, बट इस तंत्र के जो भी गुण है या इसके जो भी मेरिट है उनको तंत्र गुण नाम दिया गया, और आगे बताते कि तंत्रम अलंक्रियते। इस तंत्र युक्ति से या तंत्र युक्ति, ताच्छिल्य, अर्थाश्रय, कल्पना, इन सभी को यहाँ पर इन टोटल एक नाम दिया गया तंत्र गुण, और इसीलिए यहाँ पर लिखे तंत्र युक्ति आदया। तो अष्टांग हृदय में तंत्र युक्ति के साथ साथ बाकी जो ताच्छिल्य, अर्थाश्रय, कल्पना है उन सभी को एक ही टाइटल दे दिया गया, और वो है तंत्र गुण। और इस तंत्र गुणों का यूज जो होता है किसी भी साइंस को और ज्यादा ब्यूटिफाई करे, मोर एक्सेप्टेबल बनाए रीडर्स में, so that wide community of the readers will be attracted toward that particular book. जैसे हम देखते हैं कि there are many samhitas, correct? लेकिन मेजोरिटी ऑफ द संहितास जो हम यूजी और पीजी इवन एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल एज वेल एज डॉक्टरेट लेवल पर पढ़ते हैं वो है सिर्फ बृहत्त्रयी और लघुत्रयी। मतलब हमारे पास हरीश संहिता अवेलेबल है, काश्यप संहिता अवेलेबल है, बेल संहिता अवेलेबल है, इसके बावजूद भी हम सिर्फ मेनली हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय इन बृहत तंत्र में। क्यों? बिकॉज सर्टनली दीज बुक्स हैव दैट मच कंटेंट, और इस कंटेंट को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि सिंस एजेस आज 4-4.5 हजार साल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी इन संहिताओं को पढ़ा जाता है, बढ़ाया जाता है और प्रैक्टिस किया जाता है, और डे बाय डे इसका जो रीडर कम्युनिटी है वो बढ़ रही है। और उसका मेन जो कारण है ये तंत्र युक्तियां विच मेक्स दैट पर्टिकुलर साइंस मोर एंड मोर एक्सेप्टेबल। अब रहा तंत्र युक्तियों का प्रयोजन, सेम चैप्टर तंत्र युक्तियों पर सेपरेट चैप्टर हमें मिलता है सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र में 65 नंबर का जो चैप्टर है, जिसमें तंत्र युक्तियों के प्रयोजन के बारे में कहा गया है। सो सर्टनली जब हम बात करते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जनरली कोई मूर्ख व्यक्ति होता है वो भी बिना किसी प्रयोजन के कोई काम आरंभ नहीं करता है। तो सर्टनली व्हेन वी टॉक अबाउट अ कम्युनिटी हु आर स्टडीइंग मेडिकल साइंस, तो उस कम्युनिटी को सबसे पहले इस तंत्र युक्तियों को पढ़ने से पहले इसको समझना होगा कि इसका यूज क्या है। तो सुश्रुत संहिता में लिखा गया है वाक्य योजनम अर्थ योजन, और उसमें से भी मेन जो पर्पस है तंत्र युक्ति का वो सेकंड है, दैट इज अर्थ योजनम। अब क्या है वाक्य योजनम? वाक्य योजना का मतलब होता है टू कनेक्ट द सेंटेंसेस। हर एक संहिताओं में वी कम अक्रॉस विथ एन नंबर ऑफ श्लोकास और कोटेशंस, और कई बार एक ही श्लोक में दो जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनको कम्युनिकेट करने के लिए या उस श्लोक का प्रॉपर मीनिंग ड्रॉ करने के लिए उन दोनों एस्पेक्ट को पहले आपको जोड़ना जरूरी है, और जोड़ने के बाद ही आप उसका प्रॉपर मीनिंग निकाल पाएंगे। तो ये तो होता है पहला एस्पेक्ट, वाक्य योजना। तो तंत्र युक्तियां जैसे योग है या उद्देश्य है, ये सभी जो तंत्र युक्तियां है वो वाक्य योजना एक्सपेक्ट को कवर करती है। और दूसरा जो है वो है अर्थ योजना। अर्थ योजना मतलब टू गेट और टू ड्रॉ द हिडन मीनिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर श्लोक। तो थियोरेटिकली अगर बात करें सुश्रुत संहिताओं में इन दो प्रयोजनों के बारे में हम बात करते हैं। अब तंत्र युक्ति के प्रयोजनों में और कुछ ये कोटेशन हमें मिलते हैं संहिताओं में। आप यहाँ पर दोनों जो फोटोग्राफ देख रहे हैं वो दोनों फोटोग्राफ्स इस श्लोक से रिलेवेंट है। सबसे पहला श्लोक अगर आप देखेंगे इसमें यथा अंबुज वनस्य अर्कः, अंबुजवन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट है बेसिकली इसमें आप बहुत सारे यहाँ पर कमल के फूल देख रहे हैं, और यहाँ पर यू कैन सी द सन। तो जिस तरह से द प्रेजेंस ऑफ दिस सन मतलब इस सूर्य का जो उदय है वो यहाँ पर जरूरी है इन सभी कमल को खिलने के लिए, इसके लिए यहाँ पर यूज वर्ड किया प्रबोधन विस्तार का। तो हर एक जो श्लोक है उसका विस्तार करने के लिए जिस तरह से हमें तंत्र युक्ति की जरूरत पड़ती है, जैसे इन कमल के फूलों को प्रॉपर ब्लूम करने के लिए सूरज की जरूरत पड़ती है। सर मैं बीच में थोड़ा सा यहाँ आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जो बात आप कह रहे हैं ये तो शास्त्रोक्त शब्दावली है, लेकिन आधुनिक जो आजकल के विद्यार्थी हैं, नई जनरेशन जो है, उनको समझाने के लिए मेरे मन में एक उदाहरण आ रहा है। वो ये है कि मान लीजिए शास्त्र कोई एक फाइल है, कंप्यूटर डेटा की फाइल है, और उसको अगर सही ढंग से समझना है तो आप उपयुक्त सॉफ्टवेयर जब तक आप उस पर अप्लाई नहीं करेंगे उस फाइल की उसकी कोई भी फाइल आप ओपन नहीं कर पाएंगे। जब एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर आप जब उसमें लगा करके उसको ओपन करते हैं तो आपको उस फाइल के अंदर क्या क्या कंटेंट है वो एक्चुअली दिखाई देते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, एम आई राइट?
एक परफेक्ट परफेक्ट है ना, क्योंकि इन्हीं तंत्र युक्तियों में हम एक तंत्र युक्ति देखने वाले हैं जिसमें कहा गया है कि मूर्ख विदुषाम बुद्धि साम्य विषयो दृष्टांतः। एग्जाम्पल ऐसा होना चाहिए जिसका आईक्यू कम है वो भी समझ में आ जाए, उसको भी समझ में आ जाए, और साथ में जो हाई आईक्यू वाले लोग हैं उनको भी आसानी से समझ में आ जाए। तो ये तो मैं जो बात कर रहा था ये तो सर्टनली शास्त्रोक्त है, लेकिन आपने जो एग्जाम्पल बताया वो आजकल की जो जनरेशन है, जो हम दिन भर कंप्यूटर्स या मोबाइल फोन्स बिना सॉफ्टवेयर या बिना एप्लीकेशन के हम उसको यूज नहीं कर पाते, तो सर्टनली तंत्र युक्ति इज एप्लीकेशन विदाउट विच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द संहितास, एब्सोल्युटली। और दूसरा जो एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है वो है प्रदीपो वेश्मनो यथा, कि जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये किसी भी अगर कोई एक रूम है जहां पर अंधेरा है, तो जब तक हम वो दिया नहीं वहां पर जलाएंगे तब तक उस रूम में जो जो चीजें हैं वो हम देख नहीं पाएंगे। उसी तरह से जब तक हम संहिताओं में तंत्र युक्ति को नहीं समझेंगे तब तक वो जो तंत्र युक्ति के मेन ऑथर है वो क्या बताना चाह रहा है तब तक हम उस हिडन मीनिंग तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए कमेंटेटर्स, पर्टिकुलरली चरक संहिता के जो कमेंटेटर्स है वो इसको बताते कि प्रबोधन का मतलब होता है एक्सपांशन करना, ये जो कंसेप्ट है उसको और इलैबोरेट करना। एक तो होता है कि मान लीजिए हमने एक श्लोक पढ़ लिया, जैसे हम अभी चरक संहिता यूजी में भी पढ़ाते हैं, पीजी में भी वही संहिता पढ़ाते हैं, और इवन पीएचडी लेवल पर भी चरक संहिता पढ़ा रहे, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? तो डिफरेंस ये है बिटवीन द अंडरस्टैंडिंग। तो फर्स्ट ईयर में हमारा जो मेजर कंसंट्रेशन होता है वो है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और उसका एक आध क्लिनिकल एग्जांपल। फिर जब हम पीजी लेवल पर जाएंगे तो हम उसको और ज्यादा बातों को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे जो उस श्लोक को हमें और ज्यादा इलेबोरेट करने में हेल्प करती है। तो ये जो तंत्र युक्तियां है वो इस श्लोक को और ज्यादा इलेबोरेट करके समझने में हमें हेल्प करती है। और दूसरा है जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखा था प्रदीपो वेश्मनो, वो एक गूढ़म प्रकाशयन्ति, क्योंकि कई बार श्लोकों में कुछ ऐसे वर्ड्स मिसिंग होते हैं जो उस श्लोक में तो नहीं है, लेकिन जब उस श्लोक को आप ट्रांसलेट करेंगे या उसको जब आप क्लिनिकली अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो सर्टनली वो अपने आप वहां पर इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर गूढ़म, गूढ़म का मतलब होता है कोई रहस्य, कोई छुपी हुई चीज, उसको देखने के लिए जिस तरह से हमें दिए की जरूरत पड़ रही है उसी तरह से तंत्र युक्तियां हमें जरूरत पड़ती है जो हिडन मीनिंग्स है या हिडन कंसेप्ट है संहिताओं में उनको समझने के लिए। अब और एक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कोटेशन है जहां पर बताया जाता है कि जनरली आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं तीनों बृहत्रयों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। और हर एक व्यक्ति यूजी और पीजी लेवल में मान लीजिए अगर किसी को इंटरेस्ट है तो इस इनमें से किसी संहिताओं की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, या तो चरक संहिता की ओर अट्रैक्ट होगा या सुश्रुत संहिता या फिर अष्टांग हृदय। तो किसी एक संहिताओं को बहुत अच्छी तरह से पढ़ता है और बाद में शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि अगर आप किसी एक संहिता को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, अच्छी तरह से का मतलब है यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ तंत्र युक्ति, तो बाद में सशास्त्रम अन्यदपि आशु युक्ति ज्ञात्वा प्रबुध्यते। मतलब अगर मैं अष्टांग हृदय को अच्छी तरह से समझ गया हूं तो बाद में मुझे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता पढ़ने में और समझने में उतना ज्यादा समय नहीं जाएगा, क्योंकि उस संहिता के कोर कंसेप्ट को मैं तंत्र युक्ति की हेल्प से समझ चुका हूं। तो इसीलिए बाकी जो संहिता है उनको बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। तो जो हमारा टाइम स्पैन है सभी संहिताओं को पढ़ने का वो उससे कम हो जाता है विद द हेल्प ऑफ तंत्र युक्ति। उसके अलावा और एक एग्जांपल जो सबसे शुरुआत में डॉक्टर प्रतिभा उन्होंने बताया था, वो ये इन्होंने कोट किया था कि अर्थान भाग्यशय यथा, मतलब अगर किसी व्यक्ति का भाग्य उसका साथ छोड़ देता है तो सर्टनली उसको फाइनेंशियल या इमोशनल सभी जगह पे लॉस बियर करने पड़ते। तो आप यहाँ पर एक फोटोग्राफ देख रहे हैं पीछे, who is basically the owner, who was the owner of Cafe Coffee Day, मिस्टर सिद्धार्थ फ्रॉम कर्नाटका, है ना। कैफे कॉफी डे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रांड रहा है इंडिया का, लेकिन समहाउ जब इनका डेस्टिनी ने यू टर्न लिया तो उसके बाद सडन फाइनेंशियल लॉस हुए और बाद में आप ये टाइटल देख रहे हैं डेथ ओवर डेथ, ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है। अल्टीमेटली इट इज सेड दैट दिस पर्टिकुलर जेंटलमैन हैज कमिटेड सुसाइड, क्योंकि उन्होंने या उनका जो भाग्य था उसने कहीं ना कहीं उनका साथ छोड़ दिया। तो जिस तरह से अधियानो अपि शास्त्राणि तंत्र युक्त्या विना भिषक, अगर कोई वैद्य बिना तंत्र युक्तियों के हेल्प के अगर वो शास्त्र को पढ़ने की कोशिश करेगा तो ना अधिगच्छति शास्त्रार्थान, तो उस शास्त्र का जो मेजर कंसेप्ट है या उसका जो मेजर इंटेंशन है उस तक वो नहीं पहुंच पाएगा, जिस तरह से यहाँ पर ये एग्जाम्पल बताया गया है। तो सर्टनली तंत्र युक्तिज आर हेल्पफुल।
और एक ये इमेज आप पीछे देख रहे हैं, ये भी तंत्र युक्ति के इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करती है। जैसे यहां पर बताया कि दुर्गृहितम, जैसे आप यहाँ पर दो इमेजेस देख रहे हैं, एक ये जो हाथ है ये डॉक्टर का हाथ है और दूसरा हाथ जो है ये क्रिमिनल का हाथ है। अब दोनों के हाथ में जो चीज है बेसिकली इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर है ना, लेकिन दुर्गृहितम क्षिणोत एव शास्त्रम शस्त्रम एव अबुदम। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में अगर आप कोई शस्त्र दे देते हो और अगर वो अच्छी तरह से उसको होल्ड नहीं करता है, उसको पता नहीं है कि उसको किस तरह से यूज करना है, तो सर्टनली वो अपने आप को भी हार्म करेगा और जो दूसरी कम्युनिटी है उसको भी हार्म करेगा। जैसे अगर हम स्काल्पेल को अच्छी तरह से होल्ड कर रहे हैं तो सर्जन अच्छी से अच्छी सर्जरीज परफॉर्म करके जो भी पेशेंट्स है उनके लाइफ को सेव कर सकते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जिन्होंने अच्छी तरह से नाइफ का जो यूज है उसको नहीं समझा है, तो उसका मिसयूज करके अपने आप को भी हार्म कर सकता है, सुसाइड जैसी कंडीशंस, या फिर he may indulge into various criminal activities। तो वैसे यहाँ पर सुगृहीतम, अगर शास्त्र को अच्छी तरह से हम समझते हैं तो ये जो शास्त्र है ये हमारी एज वेल एज जो हमारी कम्युनिटी है उन दोनों की हेल्प या उनकी दोनों की मदद करने में ये हेल्प करता है। तो इसीलिए तंत्र युक्तियों को पढ़ना जरूरी है। इसके अलावा और एक तंत्र युक्ति का जो यूज है वो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है वो डिबेट्स में। चरक संहिता में टोटल 7 डिबेट कही गई है। सो वो 7 डिबेट बेसिकली सीएमईज का एग्जांपल है। जनरली कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन इट इज एक्सपेक्टेड दैट ईच एंड एवरी फिजिशियन और सर्जन रेगुलरली अटेंड करे। और अब जब हम अच्छी सीएमईज में जाते हैं तो वहां पर कई बार डिबेट्स होते हैं और डिबेट्स में कई बार एक्सट्रीम अपोजिट ओपिनियन भी आते हैं। तो इन एक्सट्रीम ओपिनियंस में अपने ओपिनियन को प्रूव करना और सामने वाले का जो ओपिनियन है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना, उसके लिए यहां पर लिखा गया कि असदवादी युक्तानाम वाक्यानाम प्रतिषेधनम। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अपोजिट जो कोई एक ओपिनियन आ रहा है उसको रिफ्यूट करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ लॉजिक देना होगा। और स्ववाक्य सिद्धि, आप अपना जो ओपिनियन वहां पर रखना चाह रहे हैं कि मान ले कि आप किसी पेशेंट के बारे में वहां पर अपना ओपिनियन रख रहे कि मेरे हिसाब से इस पेशेंट में यही ट्रीटमेंट देनी चाहिए, तो आपको वहां पर एक जस्टिफिकेशन देना होगा एंड दैट जस्टिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट द हेल्प ऑफ तंत्र युक्ति। तो एक तो अपने ओपिनियन को प्रूव करना या जस्टिफाई करना और सामने वाले का जो ओपिनियन है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना, यहां पर आपको तंत्र युक्तियों का हेल्प हो सकता है। और चरक संहिता में बेसिकली जब अध्ययन करने के लिए 3 स्टेजेस जो बताई है उसमें सबसे पहली स्टेज है अध्ययन, उसके बाद है अध्यापन और तीसरी जो स्टेज है वो है तद्विद्य संभाषा। तो तद्विद्य संभाषा में इन सभी चीजों का हम यूज करते हैं। और ये जो दूसरा श्लोक है ये बेसिकली बात करता है कि ऐसे वर्ड्स या ऐसे चीजें जो संहिताओं में क्लियर नहीं है, व्यक्ता न उक्तास्तु, या फिर लीना जो हिडन मीनिंग्स हैं, लेशोक्ता जिनको बहुत शॉर्ट में बताया गया है, उन सभी चीजों को समझने के लिए हमें तंत्र युक्तियों की हेल्प होती है। तो अगर नटशेल में बात करें तो ये सभी चीजें तंत्र युक्ति। सो तंत्र युक्ति का सबसे पहला पर्पस है एप्लीकेशन ऑफ तंत्र। इट इज नॉट एट ऑल थियरी रिलेटेड टॉपिक। जो भी आपका बुक है उसको डायरेक्टली आप रिसर्च या क्लिनिक में कैसे अप्लाई करेंगे वो तंत्र युक्ति आपको बताता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर संहिता। तीसरा हिडन मीनिंग्स को समझना। साइंस विच इज अंडरस्टूड प्रॉपरली, अगर आपने उस साइंस को अच्छी तरह से समझा है तभी आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। और इसीलिए तंत्र युक्तियां जो इसमें सबसे ज्यादा अपना पिवोटल रोल या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लास्ट कुछ साल से ऑलमोस्ट 3 या 4 साल से एक ट्रेंड अभी निकल पड़ा है। हम बहुत सारे जो जर्नल से उनके रिव्यू पैनल पर है तो कई बार आर्टिकल्स आते रहते हैं। तो लास्ट आप मान के चलिए कि 2 या 3 साल में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल आए हैं जो इन तंत्र गुणों को, तंत्र युक्ति हो, ताच्छल्य हो, अर्थाश्रय हो, कल्पना हो, इस हर एक चीज को क्लिनिकली या रिसर्च के एस्पेक्ट के साथ जोड़ने की बात करते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन में भी हम इन दोनों चीजों को देखने वाले। तो बेसिकली है क्या, तंत्र युक्ति एक कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है ये उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है जिसने उसको पढ़ा है। जैसे यहाँ पर योजकस तत्र दुर्लभः, योजक जो इसको अप्लाई करने वाला है वो बहुत कम है। अगर आप तंत्र युक्तियों को अच्छी तरह से समझेंगे तो आप नॉट ओनली क्लिनिकली और रिसर्च, तंत्र युक्तियां कैन बी अप्लाइड टू ईच एंड एवरी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट या प्रैक्टिकल साइंस। अब ये थोड़ा ब्रीफ देख लेते हैं। ये सभी जो सुश्रुत की टोटल 32 तंत्र युक्तिज है उनके नाम है। बाद में these are the names of 36 तंत्र युक्तिज फ्रॉम चरक संहिता। ये कुछ रेड में जो है
ये प्रयोजन, प्रत्युत्सार, उद्धार एंड संभव, दिस आर नॉट डिस्क्राइब्ड बाय सुश्रुत। और अतीतावेक्ष जो तंत्र युक्ति है वो अतिक्रांतावेक्षण करके सुश्रुत संहिता में बताई गई है। यह है अष्टांग संग्रह का ओपिनियन, जहां पर एज इट इज चरक को फॉलो किया। दिस इज फ्रॉम अष्टांग हृदय, अगेन चरक को एज इट इज फॉलो किया है। सो 36 तंत्र युक्ति चरक संहिता, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह में सेम है। ठीक है, अब जो हमारा मेन टॉपिक है, या दिस वन मोर, भट्टार हरिचंद्र में टोटल हमें 40 तंत्र युक्तियां मिलती है। तो चरक की जो 36 है उसके अलावा जो 4 है वो है हेतु, परिप्रश्न, व्याकरण एंड विक्रांता विधान। तो अब तक जो हम बात कर रहे थे दैट वाज बेसिकली थ्योरेटिकल पोर्शन, कि ये है ब्रीफ इंट्रोडक्शन तंत्र युक्ति का। अब हम बात करेंगे वन बाय वन सभी तंत्र युक्तियों का। सो बेसिकली अधिकरण जो तंत्र युक्ति है वो है मेन सब्जेक्ट। अब अधिकरम नाम यम अर्थम अधिकृत्य प्रवर्तते कर, कि आप जिस भी मेन सब्जेक्ट को लेके आप अपना काम शुरू करते उसको अधिकरण माना जाता है। जैसे चरक संहिता के पहले चैप्टर में कहा विघ्नभूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरिणा। क्यों चरक संहिता बनाने की जरूरत पड़ी? तो मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी वाज सफरिंग फ्रॉम डिसीजेस, और उन डिसीजेस को उनको फ्री करने के लिए आयुर्वेद का जो भी ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट वहां पर इकट्ठा आए, देन समबडी सेंड इट टू इंद्र, और बाद में चरक संहिता का यहाँ पर हमारे पास अवतरण हुआ है। तो यहाँ पर जो प्रयोजन था या यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट था वो था विघ्नभूता यदा रोगा। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं अधिकरण जो है वो सिर्फ संहिता का नहीं होता, अधिकरण स्थान का होता है, अधिकरण अध्याय का होता है, और इवन अधिकरण हर एक श्लोक का होता है। जैसे अगर हम चरक संहिता की बात करें तो बेसिकली चरक संहिता इज मोर ऑफ ओरिएंटेड टुवर्ड्स काय चिकित्सा, है ना। सुश्रुत संहिता का अधिकार चेंज हो जाता है जहां पर वो शल्य तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। बाद में स्थान, चरक संहिताओं में जब 8 स्थान है तो हर एक स्थान का अपना अपना अधिकरण है। जैसे शारीरिक स्थान जो है वो बेसिकली एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में बात करेगा। इंद्रिय स्थान है बेसिकली साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इमिनेंट डेथ, उसके बारे में बात करेगा। उसी तरह से अध्याय का अधिकरण है, जैसे न वेगान धारणीय, बेसिकली नेचुरल अर्जेस, उनको रोकना, उनके कारण होने वाले डिसीजेस उनको क्योर करना। इंद्रिय उपक्रमणीय बेसिकली सदरूपत्व को बात करता है। तो हर एक चैप्टर का, और बाद में उसी तरह से श्लोक, जैसे सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम, ये सामान्य विशेष सिद्धांत का अपना एक अधिकरण रहा है। तो अधिकरण तंत्र युक्ति हर एक श्लोक, तो चरक संहिता के जो 12,000 श्लोक है उन 12,000 श्लोक में 12,000 बार अधिकरण तंत्र युक्ति यूज हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस तंत्र युक्ति को हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्लिनिकली अप्लाई करने में सबसे पहला हमारा जो पर्पस है वो है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, कि जो भी हेल्दी इंडिविजुअल है, जो भी हमारे पास पेशेंट आने वाला है, जैसे नाउअडेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग फॉर वेलनेस सेंटर। तो वेलनेस सेंटर का जो मेन प्लान है वो सिर्फ टू कीप द हेल्थ ऑफ दैट हेल्दी इंडिविजुअल, जो हेल्दी व्यक्ति हमारे पास आने वाला है उसको लंबे समय तक हेल्दी रखने के लिए आप क्या क्या करेंगे। तो उस वेलनेस सेंटर में ऐसे लोग नहीं आने वाले जो पेशेंट है, और जो हमारे हॉस्पिटल है उसका जो दूसरा अधिकार है वो है पेशेंट, टू क्योर द डिसीजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट। तो अधिकरण तंत्र युक्ति यहां पर 2 तरह से हो रही है, हेल्दी एज वेल एज जो पेशेंट, उन दोनों में आप इसको किस तरह से यूज करने वाले हैं। तो यहां पर हमारा अधिकरण इस तरह से चेंज होता है। अब रिसर्च की अगर बात करें तो रिसर्च में मेन जो हमारा पर्पस होता है वो है टू प्रूव आवर अल्टरनेट हाइपोथेसिस। सबसे पहले तो हम एक हाइपोथेसिस लेते हैं, उस हाइपोथेसिस को बाद में रिसर्च प्रॉब्लम जो होता है उसमें हम एक होता है हमारा नल हाइपोथेसिस, कि मान लीजिए दिस पर्टिकुलर XYZ ड्रग इज नॉट गोइंग टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर डिसीज, ये तो हुआ हमारा नल हाइपोथेसिस। और दूसरा हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है कि XYZ जो हमारा ड्रग है वो उस डिसीज में काम करने वाला होता है। तो हमारा अल्टीमेट वहां पर अधिकरण जो होता है वो है कि जो भी हमारा रिसर्च ड्रग या जो हमारा ट्रायल ड्रग है उसको हम प्रूव करना चाहते हैं कि उसकी इफिकेसी उस पर्टिकुलर डिसीज में हम बताना चाहते हैं। तो रिसर्च में टू प्रूव द अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये हमारा मेन अधिकरण होता है। नेक्स्ट बात करते योग तंत्र युक्ति। अब योग तंत्र युक्ति जो है इसकी जो डेफिनेशन है शास्त्र में वो है व्यस्तानाम पदानाम एकीकरणम, मतलब टू कनेक्ट द 2 पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर श्लोक, या पदों को इकट्ठा जोड़ना सो दैट एक प्रॉपर मीनिंग उस पूरे कॉन्टेक्स्ट का हम निकाल सके। यहां पर चक्रपाणी जो हमें एग्जांपल देते हैं वो है पंचावयव वाक्य का, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। पदार्थ विज्ञान में जो हम पंचावयव वाक्य पढ़ते हैं वो है परार्थानुमान। परार्थानुमान का मतलब अगर मैंने किसी पेशेंट को एग्जामिन किया है
मैंने इस पेशेंट का पर्टिकुलर एक डायग्नोसिस कर दिया है, अब मुझे वही पेशेंट मेरे स्टूडेंट्स को भी समझाना है कि हाउ आई हैव रीच्ड टू दिस पर्टिकुलर डायग्नोसिस, और उसके लिए मुझे परार्थानुमान यूज करके मुझे उसको समझाना होता है कि हाउ आई हैव रीच्ड टू दैट पर्टिकुलर डायग्नोसिस। और उसमें योग तंत्र युक्तियां जो है, जिसमें प्रतिज्ञा कि जिसमें एक एग्जांपल जो दिया है कि मातृजश्च अयं गर्भः, कि जो गर्भ है वो मातृज है। ये बेसिकली पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये सूत्रस्थान 11 चैप्टर से लिया गया है। देन मातरम अंतरेण गर्भ अनुपपत्ति की पर हेतु वहां पर बताया है कि गर्भ की उत्पत्ति बिना माता के नहीं हो सकती। दृष्टांत यहां पर दिया गया है जैसे कूटागार, मतलब फर्स्ट फ्लोर जो है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए जैसे आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही गर्भ की उत्पत्ति में भी हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल यहां पर जो दिया गया वो था नाना द्रव्य समुदाय। जिस तरह से हमें कूटागार में बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ रही है, उसी तरह से गर्भ की निमित्त उत्पत्ति में भी हमें मातृ यानी मां की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए एट द एंड बताया जाता है कि एवं अन्य भी योगार्थ व्याख्या, और इसीलिए अल्टीमेटली वो कंक्लूड करते हैं कि मातृष फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गर्भ की उत्पत्ति में। तो बेसिकली योग कैन बी कंसिडर्ड एज अ टेक्स्ट अरेंजमेंट, कि एक पर्टिकुलर टॉपिक को एक प्रॉपर फ्लो में आप उसको डिस्क्राइब करो सो दैट द पर्सन हु इज स्टडीइंग कैन इजीली अंडरस्टैंड। अब इसको हम क्लिनिकली कैसे यूज करते हैं, तो दिस इज हाउ वी यूज। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो सबसे पहले जो हम उसको जो लेते हैं वो है पास्ट हिस्ट्री, चीफ कंप्लेंट के बाद पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, देन द डिटेल क्लिनिकल एग्जामिनेशंस, बाद में इन्वेस्टिगेशन, देन वी विल एंड अप विद द प्रॉपर डायग्नोसिस। तो जब तक हम इन सभी चीजों को एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज नहीं करते, तब तक हम हमारा जो अल्टीमेट गोल है डायग्नोसिस करना, वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे। तो तंत्र युक्तियां हमें यहाँ पर योग तंत्र युक्ति हेल्प करती है कि इन सभी चीजों को प्रॉपरली प्लेस करो, इन सभी को कनेक्ट करो। योग का मतलब होता है जोड़ना। जब तक हम इन सभी चीजों को एक साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम इसको प्रॉपरली हमारे डायग्नोसिस तक नहीं पहुंच पाएंगे। एंड until and unless we reach to our proper diagnosis, we will not be able to treat that particular patient. उसी तरह से रिसर्च में भी है। रिसर्च में जब भी सबसे पहले हम सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम वहां पर कर रहे हैं, उसके बाद हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं, हाइपोथेसिस के बाद सबसे पहले हम करते हैं कि लिटरेरी रिव्यू, कि मेरा जो रिसर्च प्रॉब्लम है शायद इसके पहले इस पर किसी ने काम किया है या नहीं किया है, तो कितना काम किया है, ऐसे कोई एस्पेक्ट है जो अभी तक अनछुए है, जिसके बारे में अभी तक टच नहीं हुआ है, तो हम लिटरेरी रिव्यू से हमें पता चलता है कि हमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स को टच करना है, सो दैट आवर रिसर्च कैन बी एक्सेप्टेड बाय वाइड कम्युनिटी। फिर उसके बाद हम उसके लिए शायद एनालिटिकल स्टडी करेंगे, क्लिनिकल स्टडी करेंगे, जो भी हमें ऑब्जर्वेशंस मिलने वाले हैं उन सभी ऑब्जर्वेशंस को हम एक जगह इकट्ठा करते हैं। बाद में डिस्कशन आता है कि इन सभी ऑब्जर्वेशंस को हम वहां पर प्रॉपरली डिस्कस कर रहे हैं, एंड देन वी कैन रीच अप टू कंक्लूजन। तो कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए इन सभी चीजों को जब तक हम प्रॉपरली प्लेस नहीं करते, इन चीजों को एक साथ जब कोरिलेट नहीं करते, तब तक हम प्रॉपर कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाते। तो जिस तरह से योग तंत्र युक्ति सभी चीजों को जोड़ने में हेल्प करती है, उसी तरह से पेशेंट की इंफॉर्मेशन हमें डायग्नोसिस में हेल्प देती है। और रिसर्च में जो भी हम अलग अलग चीजें कर रहे हैं, एनालिटिकल स्टडी, क्लिनिकल स्टडी या और भी, उन सभी चीजों को जब तक हम कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हम कंक्लूजन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है हेत्वर्थ तंत्र युक्ति। अब बेसिकली हेत्वर्थ तंत्र युक्ति क्या है कि किसी एक कंसेप्ट को एक जगह पे बताया है और उसी कंसेप्ट को जब दोबारा संहिताओं में और किसी जगह पे यूज किया जाता है तो उसको हेत्वर्थ कहा गया है। तो इसीलिए इसको ट्रांसलेट किया जाता है कि बेसिकली इट्स एडिशनल यूज ऑफ कंसेप्ट। जैसे सामान्य विशेष सिद्धांत है वो सूत्रस्थान पहले चैप्टर में बता दिया, बट कोई भी पेशेंट जो हमारे पास आ रहा है वो बिना सामान्य विशेष सिद्धांत के हम उसको ठीक नहीं कर सकते। तो बेसिकली इट इज एप्लीकेशन ऑफ सिद्धांत एट मेनी प्लेसेस। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि समान गुणाभ्यासो ही धातुनाम वृद्धि कारण, कि जब समान गुणों का अभ्यास होने वाला है तब धातुओं की वृद्धि होगी। अब यहाँ पर धातु जो है वो सिर्फ वातादि दोषों के लिए नहीं है, बेसिकली इट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू रसादि धातु एज वेल एज मूत्र, पुरुष, स्वेद, जो भी मल है। तो एक कंसेप्ट को जो एक जगह पे बताया गया है उसको जब आप और किसी जगह पे अप्लाई करते हैं तो दैट इज बेसिकली हेत्वर्थ। अब क्लिनिकली हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं, तो क्लिनिकली बेसिकली द सिद्धांत लाइक सामान्य विशेष सिद्धांत और द्विदोष सिद्धांत
और पंचमहाभूत सिद्धांत, ये हमारे ट्रीटमेंट के बेसिक फंडामेंटल्स को, बेसिक सबस्ट्रेटम प्रोवाइड करते हैं। तो इन सिद्धांतों को एक बार पढ़ने के बाद जितने भी चैप्टर से, फॉर एग्जांपल चरक संहिता में अगर 48 डिसीजेस बताए, तो उन 48 डिसीज में हर जगह पे आइदर हम सामान्य यूज कर रहे हैं या फिर विशेष यूज कर रहे हैं, या फिर हमारा जो ट्रीटमेंट बेस होगा या तो त्रिदोष के जो गुण है उस पर होगा या फिर पंचमहाभूतों के गुणों पर। तो बिना इन सिद्धांतों को यूज किए हुए मल्टीपल टाइम्स वी कैन नॉट ट्रीट दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। उसी तरह से यू कैन सी ग्रीष्म ऋतुचर्या सूत्र स्थान में बताई गई है ना, लेकिन इसी ग्रीष्म ऋतुचर्या को बाद में और दोबारा यूज किया गया पित्त उपक्रम में, कि पित्त उपक्रम में बताते हो तो बताते हैं कि जो जो हमने आपको ग्रीष्म ऋतुचर्या में बताया है वो एज इट इज आप यहाँ पर पित्त उपक्रम में भी कर सकते हैं। नॉट ओनली पित्त उपक्रम, पित्तज ज्वर का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया है और डे टू डे लाइफ में जो भी हम पित्तज व्याधियों को ट्रीट करते हैं, अगर आप देखेंगे उसका जो मेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है, इट ऑलवेज मैचेस विद ग्रीष्म ऋतुचर्या। तो कंसेप्ट तो बताया एक जगह पे, बट नाउ इट इज लिमिटेड टू द इंटेलेक्ट ऑफ द फिजिशियन कि वो और कितनी जगह पे इस कंसेप्ट को यूज कर सकता है। और किसी भी कंसेप्ट को एक से ज्यादा बार यूज करने के लिए पहले उसको समझना जरूरी है, तभी आप उसको एक से ज्यादा बार अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स व्हाई हियर आपकी जो तंत्र युक्ति है वो इसमें हेल्प करती है। सेम उसी तरह से हेतुवर्त जो तंत्र युक्ति है, ये जितने भी सिद्धांत है, जितने भी हम रिसर्च प्रोटोकॉल बनाते हैं, भले फंडिंग एजेंसी के लिए हो, भले से एमएस जो भी गवर्नमेंट के जो शॉर्ट रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए हो, या फिर पीजी लेवल के लिए हो या पीएचडी लेवल के लिए हो, लेकिन जब भी हम कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो उस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में सबसे पहला हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपने किस बेसिस पर डिसाइड किया। अब किस बेसिस पर, मतलब वो आपको पूछ रहे हैं कि वेदर इन संहितास आर देयर एनी रेफरेंसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, और इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के पीछे कौन सा सिद्धांत है। तो बेसिकली हमारे जो बेसिक फंडामेंटल से पदार्थ विज्ञान में, वही हम हर जगह पे रिसर्चेस में, भले आज थाउजेंड्स ऑफ रिसर्च हर्बल मेडिसिन पर या आयुर्वेद पर हो रहे, लेकिन बिना सिद्धांतों के वो नहीं हो सकते। तो जितने बार आप इन सिद्धांतों को यूज करेंगे वो होगा हेतुवर्त तंत्र युक्ति। नेक्स्ट पदार्थ तंत्र युक्ति। अब पदार्थ का बेसिक जो डेफिनेशन है जो हम पदार्थ विज्ञान में पढ़ते हैं वही है पदस्य पदयोः पदानाम व अर्थः। एक पद का, एक से ज्यादा पदों का या मल्टीपल जो पद है उन सभी का जो अर्थ होता है, तो बेसिकली इट्स अ वर्ड मीनिंग। तो हर एक वर्ड का, जैसे यहाँ पर है कि आयुषो वेदा, आयुर्वेद इति आयुर्वेदा, तो जितनी भी हमारी टेक्निकल टर्म्स है उनको हम डिफाइन करने के लिए जो भी वर्ड यूज करते हैं बेसिकली पदार्थ। अब इनका हम कहाँ पर यूज करते हैं क्लिनिकली, तो दीज आर ऑल द टेक्निकल टर्म्स, ठीक है। सामान्य, अब लेमन्स लैंग्वेज में, है ना, कॉमन पीपल में अगर हम सामान्य की बात करें तो सामान्य का मतलब होता है कि जो कॉमन है, सभी लोगों में जो कॉमन है वो सामान्य है। लेकिन चरक संहिता सूत्र स्थान पहले चैप्टर में सामान्य को और एक एस्पेक्ट दे दिया गया कि सामान्यम वृद्धि कारणम। जब ये सामान्य हम यूज करेंगे तो शरीर में धातुओं की वृद्धि होनी चाहिए। सिर्फ सिमिलैरिटी, मान लीजिए एक ऐसे मांस इज कंसिडर्ड एज बेस्ड फॉर ब्रूहन पर्पस, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को मांस बढ़ाना है और सिर्फ आप उसके सामने मांस रख दोगे, उसके शरीर में भी मांस है और उसके सामने भी मांस रखा है, तो उस मांस से उसके शरीर के मांस की वृद्धि नहीं होने वाली। तो जब तक वो कंज्यूम नहीं करेगा, जब तक वो दूध, घी, अश्वगंधा या और भी जो ड्रग्स है जो शरीर वृद्धि के लिए जरूरी है, तब तक उसके शरीर में वृद्धि नहीं होने वाली। तो ये हमारी हो गई टेक्निकल टर्म। उसी तरह से है विशेष। विशेष का मतलब होता है डिसिमिलैरिटी, मतलब डिफरेंसेस। दो व्यक्तियों में अलग अलग जो दिखाई दे रहा है, उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसमें जो डिफरेंसेस है उसको विशेष कहा जाता है। दो चीजों में जो डिफरेंसेस है, जो द्रव्यों के अपीयरेंसेस में जो डिफरेंस है वो विशेष है। बट चरक संहिता में और एक एस्पेक्ट उसमें जोड़ दिया, रास हेतुर विशेष, कि सिर्फ डिसिमिलर होना ये चीज हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। जब तक वो विशेष शरीर में धातुओं को कम नहीं करेगा तब तक, या दोषों को कम नहीं करेगा तब तक वो हमारे लिए, वो विशेष हमारे किसी भी काम का नहीं है। मान लीजिए एक पेशेंट मेरे पास वात व्याधि का आ रहा है, मैं उसमें योगराज गुगुल दे रहा हूं, और वो योगराज गुगुल अगर उसके शरीर में पेन जो है उसको कम करने में इफ इट इज नॉट कैपेबल,
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो विशेष है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है. सर्टनली वी नीड टू रीथिंक अबाउट द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल. सर, ये सामान्य विशेष का जो सिद्धांत आप बता रहे हैं, इसका थोड़ा सा और विस्तारित करवाना मैं चाहता हूं आपसे. एक मौका है कि आप इसको बड़े अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं. त्रिदोष के बारे में और धातुओं के बारे में तो आपने बड़े अच्छे से समझाया हमको कि किस तरह से सामान्य विशेष का हम प्रयोग कर सकते हैं. लेकिन जो सत्व रज तम गुण जो बताए हुए हैं, है ना, आध्यात्मिक गुण, इनके बारे में भी बताइए. इनमें हम सामान्य विशेष का सिद्धांत लगा करके किस तरह से रुग्ण को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मानसिक रोगी भी आते हैं. तो उसमें सत्व रज तम को ध्यान में रख करके हम कैसे सामान्य विशेष का सिद्धांत लगा सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन सर. सर अब देखिए, जैसे हमने कहा कि सामान्य विशेष सिद्धांत बेसिकली शरीर में धातुओं को कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए. सो बेसिकली जो फिजिकल एंटिटीज है उनको कम करने या बढ़ाने के लिए तो डायरेक्टली हम सामान्य विशेष का यूज करेंगे. लेकिन जिन टॉपिक्स को हमने छुआ है कि जैसे सत्व रजतम, बेसिकली इनको हमें बढ़ाना है या कम करना है, तो उसके लिए हमें औषधि चिकित्सा के बियॉन्ड जाना पड़ेगा थोड़ा. क्योंकि इसीलिए हमारे यहाँ पर 3 चिकित्सा बताई गई: सत्वावजय चिकित्सा, दैव व्यापाश्रय चिकित्सा और युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा. तो सामान्य विशेष सिद्धांत तो बेसिकली हम अप्लाई करते हैं युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा के लिए. लेकिन जो दैव व्यापाश्रय चिकित्सा और सत्वावजय चिकित्सा है, इसका सबसे बड़ा रोल होगा जो आप सत्व रजतम के बारे में बता रहे हैं. तो उसमें एक जो कॉमन चीज हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, एक तो सबसे पहला है धारणीय वेग. लोभेर्षा द्वेष मात्सर्यम रागादि नाम जितेंद्रिया. तो ये जितने भी नेचुरल अर्जेस है, बेसिकली हम कहते हैं कि मेंटल नेचुरल अर्जेस, इन सभी को रोकना जरूरी है. तो इन सभी चीजों को रोकने के लिए लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, क्या करना होगा, हमें सत्व को धीरे धीरे बढ़ाना होगा. तभी वो व्यक्ति जितेंद्रिय हो पाएगा और इन सभी चीजों को कम कर पाएगा. इसके अलावा और एक चीज जो है वो दैव व्यापाश्रय चिकित्सा में विमान साहब ने इन डिटेल बताया है, जहां पर उपवास से रिलेटेड एक लॉन्ग लिस्ट उन्होंने दी है. मंत्र, मणि, उपचार, उन सभी चीजों का हम यूज कर सकते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उससे भी ज्यादा जो जरूरी है वो है आचार रसायन. जहां पर चरक संहिता चिकित्सा स्थान पहले चैप्टर में रसायन में जो चौथा पाद है, जहां पर रसायन के बारे में बताया, लेकिन रसायन के बारे में बताते वक्त चौथे पाद में वो बताते कि अगर आपको रसायन के एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए तो उस व्यक्ति को आचार रसायन फॉलो करना बहुत जरूरी है. और आचार रसायन में बेसिकली अगर आप देखेंगे, दीज आर ऑल मेंटल हाइजीन प्रैक्टिसेस. कि अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, अच्छा लिटरेचर पढ़ना चाहिए, गुरुओं की सेवा करनी चाहिए, पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए. तो जितना हम ज्यादा लिटरेचर पढ़ेंगे, ऑब्वियसली वो सभी जो क्वालिटीज है वो धीरे धीरे इम्बाइब होने वाली है. तो इसीलिए बेसिकली हमारा जो लिटरेचर है, वेद बेसिकली, इसीलिए इंडियन हाउस होल्ड में एक कॉमन ट्रेडिशन पहले रहा था कि जो रामायण है, महाभारत है, या इवन भगवत गीता है या वेद है, इन सभी को पढ़ा जाए. मैं उसी पॉइंट पर आने वाला था कि वास्तव में देखा जाए तो जो हम दैनिक जीवन में जो आचार रसायन का आजकल सेवन कर रहे हैं वो बदल गया है. कि ज्यादा से ज्यादा हम सोशल मीडिया पर या टेलीविजन पर या इंटरनेट पर बिजी होते हैं और हम लगातार सामान्य विशेष का जो सिद्धांत है उसको अप्लाई कर रहे होते हैं. हमें पता ही नहीं होता है कि हम किन सामान्यों को ग्रहण कर रहे हैं. जो हमारे रजोगुण को या तमोगुण को बढ़ा रहे हैं, उन कार्यों को हम लगातार सेवन कर रहे हैं. और जो सत्व गुण को बढ़ाने वाले द्रव्य हैं या जो कर्म है, या हम यूं कहें कि अद्रव्यभूत चिकित्सा जो हो रही है, आचार रसायन के अंतर्गत हम ग्रहण करते जा रहे हैं. मतलब हम ना तो योग करते हैं, ना आध्यात्मिक बातें करते हैं, ना सत्संग कर रहे हैं, ना ही हमारे ऐसे ग्रंथों का हम उच्चारण करते हैं या मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ना ही हम योग निद्रा करते हैं. या इस तरह के कर्म करने से सत्वगुण बढ़ेंगे, लेकिन उनको हम कम कर चुके हैं. और दूसरे कर्म जो रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाते हैं, उनका सेवन हम ज्यादा कर रहे हैं. तो यहाँ भी सामान्य विशेष का जो सिद्धांत है वो लग रहा है. और इसी की वजह से जो हम बोलते हैं प्रसन्नात्मेंद्रिय मनः स्वस्थ विधीयते, तो यहाँ जो आत्मा, इंद्रिय और मन की बात कही गई है, इंद्रिय हमारी जो है वो रजोगुण और तमोगुण की तरफ आकृष्ट हो रही है. करेक्ट है ना? तो आप आगे कंटिन्यू कीजिए. जैसे आपने बताया ना कि बेसिकली हम अद्रव्यभूत चिकित्सा के बारे में बात कर रहे हैं, और ये तीनों गुण है बेसिकली, सत्व, रज और तम. तो जो भी हम लिटरेचर पढ़ने वाले हैं, अच्छा लिटरेचर, मैं बात कर रहा हूँ रामायण, महाभारत, भगवत गीता पर्टिकुलरली, या वेदों में भी बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट आए. इवन अगर आप चरक संहिता सूत्रसान 8 चैप्टर
इंद्रिय उपक्रमणीय, जी, वहां पर भी बहुत सारा कोड ऑफ कंडक्ट आया है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट इवन जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स हमें बहुत सारी अच्छी आदतें लगाते हैं। क्यों? तो बेसिकली हम ये अच्छे गुणों को जैसे जैसे अडॉप्ट करते जाएंगे, वैसे वैसे रजोगुण और तमोगुण कम होने वाला है। मतलब वहां पर वो अच्छा लिटरेचर पढ़ने के कारण सत्वगुण की सामान्य से वृद्धि हो रही है, और जहां पर रज और तम के लिए वो विशेष हो रहा है और उनका वहां पर कमी हो रही है धीरे धीरे। इसी को हम बोलते हैं अभ्यास करना, अभ्यस्त होना। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इसीलिए सिर्फ 1-2 दिन या 8-15 दिन आप पढ़ेंगे और बाद में छोड़ देंगे, तो ये फिर से हम अगेन आवर माइंड विल टर्न टुवर्ड्स रजोगुण एंड तमोगुण। जी, इसलिए बहुत जरूरी है कि इन सभी लिटरेचर को या तो हम पढ़े, या तो हम ऐसा से पर्टिकुलरली, अभी तो एक अच्छा होता है कि जैसे लॉकडाउन शुरू हो गया, तो लॉकडाउन के बाद ये जितनी भी सीरियल थी, जैसे रामायण महाभारत है ना, जो हमने 20 साल पहले देखी थी, वो फिर से उन्होंने टेलीकास्ट की। और अगर हम फील करते हैं ना कि मान लीजिए अगर आप लंबे समय तक ऐसा एक पर्टिकुलर सीरियल देख रहे हैं, तो सर्टनली हमारे थॉट प्रोसेस चेंज होने लगते हैं। बिल्कुल। तो जो हम देख रहे हैं उसका हमारे थॉट प्रोसेस पर अच्छा या बुरा असर होने वाला है। तो सामान्य से अच्छे गुणों की वृद्धि होने वाली है, जो खराब गुण है वो कम होने वाले हैं। बिल्कुल। बेसिकली मैं जो बात कर रहा था यहाँ पर, ये जो टेक्निकल टर्म्स है सामान्य और विशेष, ये मेडिकल फील्ड में इनका हम रेगुलरली यूज कर रहे हैं, तो वो हमें समझना जरूरी है। सिर्फ सामान्य मतलब एक ड्रग दे दिया उससे बढ़ गया, या विशेष मतलब ड्रग दे दिया उससे कम हो गया, इसके बियॉन्ड भी इसके बहुत सारे मतलब है। उसी तरह से कुछ टेक्निकल टर्म्स को एज इट इज हम डिसीजेस के नाम में यूज करते हैं, जैसे उरुस्तंभ। डायग्नोसिस में ही हमें समझ में आ जाता है कि पेशेंट की मेन जो कंप्लेंट है दैट इज स्टीफनेस ऑफ उरु, या फिर अवबाहु। दिस इज वेरी कॉमन इन एल्डरली पेशेंट। 40 साल के बाद अवबाहु, पर्टिकुलरली एल्डरली पीपल जिनकी जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, योगिक एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे, या जिनकी शोल्डर मूवमेंट धीरे धीरे कम होने लगती है, उन सभी व्यक्तियों में अवबाहु हमें कॉमनली देखने को मिलता है। सो बेसिकली इट इज अ फ्रोजन शोल्डर। तो जो पद है उससे ही हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर ये जो ऑर्गन है इससे रिलेटेड स्टीफनेस देखने को मिल रहा है। वैसे ही उदर है, अपस्मरति, जहां पर मेमोरी का लॉस हो रहा है। तो ये जितने भी पद है वो डायरेक्टली हमें बता दे रहे हैं उस डिसीज के बारे में। सो उस डिसीज को बिना पढ़े, उन्माद मतलब इंसैनिटी, पागलपन है, तो बिना पढ़े हुए हम इस डिसीज के बारे में काफी चीजें जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली तंत्र युक्ति, दैट इज पदार्थ तंत्र युक्ति। और एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, द टाइटल्स ऑफ द चैप्टर। जितने भी चरक संहिता के 120 चैप्टर है, उस 120 चैप्टर के जो टाइटल है इटसेल्फ देयर कैन बी कंसीडर्ड एज द एग्जांपल ऑफ पदार्थ तंत्र युक्ति। जैसे दीर्घं जीवितम, टाइटल से ही समझ में आ गया कि ओके, द एंटायर चैप्टर विल टॉक अबाउट दीर्घ जीवन। पन्नरूपियम इंद्रिय स्थान में एक चैप्टर आता है कि जहां पर आंखों की पुतली, पर्टिकुलरली जो मिरर इमेज है, वो जहां पर नष्ट हो जाती है, तो सर्टनली द पर्सन इज गोइंग टू डाई। तो ये जो पद है वो हमें डायरेक्टली क्लिनिकल एस्पेक्ट के बारे में बता देते हैं। तो और दूसरा एक इंपॉर्टेंट मतलब होता है कि पदों का अर्थ लेना तो जरूरी है, लेकिन उस अर्थ को भी हमें कैसा लेना चाहिए, हमेशा मीनिंग एज पर द कॉन्टेक्स्ट। वो वर्ड उस श्लोक में किस कॉन्टेक्स्ट में आया है उसके हिसाब से हमें उसका मतलब लेना, प्रसंगानुरूप, संदर्भ में और प्रसंग के अनुरूप बहुत जरूरी है, किस विषय में वो बात कही गई है। हाँ जी। जैसे रस वर्ड है, रस वर्ड तो कई बार पदार्थ विज्ञान में जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर शब्द स्पर्श रूप रस गंध के बारे में बात आ जाता है जी। जब हम 6 रसों के बारे में बात कर रहे हैं तो मधुर अम्ल लवण के बारे में बात हो रही है जी। जहां पर धातुओं की बात हो रही है वहां पर रस रक्तम, रस शास्त्र में पारद के बारे में। तो वर्ड एक ही है, उसका मीनिंग हर जगह पे चेंज होने वाला है जी। तो उस रेफरेंस में उस वर्ड का प्रॉपर मीनिंग लेना बहुत जरूरी है। जब व्यवहार की बात हो रही है, जब व्यवहार की या साहित्य की बात हो रही है, मान लीजिए कविताओं की बात हो रही है, तो हम वहां पर रसों को किस तरह से लेते हैं कि ये श्रृंगार रस है या ये करुण रस है ना। इस तरह से हम लेते हैं, मतलब प्रसंगानुरूप हमको उसका अर्थ ग्रहण करना चाहिए, बहुत जरूरी है। और अगर आप किसी भी थियोरेटिकल साइंस को उसको प्रैक्टिकल साइंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले आपको उसका एप्रोप्रिएट मीनिंग वहां पर ड्रॉ करना होगा कि क्योंकि चरक तो आज हमारे पास बताने के लिए है नहीं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था वो श्लोक लिखते वक्त जी। तो हमें आज से 4,500 पहले जब आत्रेय पुनर्वसु ने ये श्लोक कहा तो उनके दिमाग में क्या कंसेप्ट था वो आज हमें यहाँ पर समझना होगा, और उसके लिए हमें तंत्र युक्तियां हेल्प करती है। रिसर्च के बारे में अभी देख लेते हैं। रिसर्च में भी ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं, हाइपोथेसिस,
है ना, जो चीज अभी तक प्रूव नहीं हुई, एक सिर्फ कंसेप्ट है, उसको आज कोई डाटा हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक कंसेप्ट एक ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो दैट इज अ टेक्निकल टर्म। नल हाइपोथेसिस कि दिस पर्टिकुलर ड्रग डजंट वर्क इन दिस पर्टिकुलर डिसीज, तो आपका हाइपोथेसिस वहां पर रिजेक्ट हो रहा है कि आपका जो ट्रायल ड्रग है जो आपने चूज किया था रिसर्च के लिए, उसने आपका जितना एक्सपेक्टेशन था उतना वो काम अच्छी तरह से नहीं कर रहा है, तो ये एक टेक्निकल टर्म हो गया। वैसे ही स्टैटिस्टिक्स में हम ये सभी वर्ड यूज करते हैं, मीन, मोड, मीडियम, कर्व, तो ये जितने भी टर्म्स हैं उनका हर एक अपना अपना मीनिंग है, और दैट नीड्स टू बी प्रॉपरली ड्रॉन टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर साइंस। अब पांचवी जो तंत्र युक्ति हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रदेश तंत्र युक्ति। अब प्रदेश तंत्र युक्ति एग्जैक्टली है क्या? इट इज नथिंग बट पार्शियल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टॉपिक, और इस तंत्र युक्तियों को संहिताओं में काफी बार यूज किया गया है। जैसे पहले एक बार आप डेफिनेशन देख लीजिए, प्रदेशो नाम यद बहुत्वात् अर्थस्य कार्ष्णेन अभिधातुम अशक्यम, मतलब एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक है कि जिसके बारे में जब मीन आत्रेय पुनर्वसु बताना चाह रहे थे तो उनके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन था, है ना, लेकिन उस पूरे इंफॉर्मेशन को अगर वो शेयर कर देते तो वहां पर अति विस्तरण का दोष उस संहिताओं में हो जाता। मतलब जितना, जैसे चरक संहिता आज भी 12,000 श्लोकों से बनी हुई है, और अगर वो आत्रेय पुनर्वसु उनको जितना नॉलेज था वो पूरा अगर इस बुक में डाल देते तो it might have gone more than 50,000 श्लोकास, and it would have been very difficult for the reader to understand and to study। लाइफ स्पैन एक तो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, तो किसी भी टॉपिक को यहाँ पर आपको पार्शियली बताना और बाकी आप समझ लीजिए, उस तरह का एक प्रदेश तंत्र युक्ति के बारे में रहा है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, अनुपान एक देशो अयम मुक्ता प्राय उपयोगिका। जैसे अनुमान का टॉपिक चरक संहिता एज वेल एज अष्टांग हृदय दोनों में है, तो वहां पर अनुपान को बताते हो तो उन्होंने 8 या 10 एग्जाम्पल बताए कि दूध कहां पर यूज करना है, घी कहां पर यूज करना है, या सूरा कहां पर यूज करना है, या मांस रस कहां पर यूज करना है। और एट द एंड ऑफ द टॉपिक वो 2 लाइन का एक श्लोक देके बताते हैं कि इन सभी अनुपानों में पयः यानी मिल्क जो है वो श्रेष्ठ है। तो इसका मतलब एक रीडर के मन में डाउट हो सकता है कि बस इतने ही अनुपान है क्या, इसके अलावा मैं यूज नहीं कर सकता हूं। तो इसीलिए यहां पर बताया कि किसी एक टॉपिक को जब पार्शियली बताया जाता है, इसके अलावा बहुत सारी चीजों को आप वहां पर समझ के यूज कर सकते हैं। तो यहां पर ऑथर जो है वो ये बात बताना चाह रहे कि मैंने आपको थोड़ा बता दिया है, आप यहां पर कंसेप्ट समझ लीजिए और आप आपकी बुद्धि के हिसाब से बाद में उसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो बेसिकली इट इज अ पार्शियल डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक। जैसे आप देख सकते हैं फॉर्मुलेशंस एंड देयर फलश्रुति। आप च्यवनप्राश का फॉर्मुलेशन देखिए, कंसहरितकी का, आरोग्यवर्धिनी। अब आप आरोग्यवर्धिनी का सबसे ज्यादा यूज अगर आप किसी को भी पूछेंगे ना जिसने शास्त्र अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है, और आरोग्यवर्धिनी अगर आप इवन मॉडर्न के लोग आरोग्यवर्धिनी को जानते हैं कि इट इज बेस्ट लिवर टॉनिक, बट नोबडी नोज कि आरोग्यवर्धिनी का पहला रेफरेंस तो रसरत्न समुच्चय का 11th चैप्टर है जहां पर कुष्ठ अध्याय में आया है। कुष्ठ मतलब मेन उसका अधिकार है कुष्ठ है, बट वैद्यों ने यूज करते हुए बाद में उनको ऐसा मिला कि इट कैन आल्सो बी यूज इन मेनी डिसऑर्डर्स, और सबसे ज्यादा आज जॉन्डिस जैसी कंडीशन या लीवर डिसऑर्डर में उसका सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। तो जितने भी फॉर्मुलेशन संहिताओं में बताए जाते तो उस फॉर्मुलेशन के नीचे एक फलश्रुति दिया जाता है। मतलब जैसे च्यवनप्राश दिया तो उसमें उसके नीचे 3 या 4 श्लोक लाइन का एक श्लोक होगा जिसमें 15 या 20 डिसीजेस का लिस्ट होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो सूत्र है या वो जो फॉर्मुलेशन है वो सिर्फ वही आपको यूज करना है, उसके अलावा भी आप बहुत जगह पे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो एक कंसेप्ट को वहां पर सिर्फ आपको एक पार्शियली बता दिया, आप आपके हिसाब से उसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। उसी तरह से रिसर्च में भी है, जितने भी हम स्टडीज करते हैं, पर्टिकुलरली अगर हम पीजी लेवल की बात करें, पीजी लेवल के हमारे जितने भी रिसर्चेस होते हैं उन रिसर्चेस में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हर एक ग्रुप में हमारे पास सिर्फ 30 पेशेंट होते हैं। तो 30 पेशेंट हो गया मतलब हमारा जो भी टी टेस्ट है वो हम अप्लाई करेंगे और बाद में हम एक रिजल्ट दे देंगे कि दिस पर्टिकुलर ड्रग इज नॉट वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर डिसीज। अब पूरी दुनिया में मान लीजिए अगर उस डिसीज के 1 लाख पेशेंट है, तो अब 1 लाख पेशेंट में मेरा सैंपल स्टडी तो सिर्फ 30 पेशेंट का है। तो वेदर मुझे एज इट इज अप्लाई करना है तो ये तंत्र युक्ति मुझे बताती कि प्रदेश तंत्र युक्ति कि 30 पेशेंट में मैंने जो डाटा लिया है उसको रिप्लिकेट करके एज इट इज कैन बी अप्लाइड टू लार्जर सैंपल्स। तो जितने भी हमारे रिसर्चेस है वो पढ़े जाते हैं या उनको हम यूज करते हैं। जैसे कई बार
यूजी लेवल पर एक रिसर्च होता है, उसी को हम और बाद में पीजी लेवल का जो रिसर्च होता है उसको पीएचडी लेवल पर कंटिन्यू करते हैं, जहां पर नंबर ऑफ पेशेंट 100 हो जाते हैं एक एक ग्रुप में, और बाद में उसका ऑथेंटिसिटी और ज्यादा बढ़ जाता है। तो रिसर्च में जो स्मॉल सैंपल स्टडीज है उनको और ज्यादा बड़े ग्रुप में अप्लाई करना, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज प्रदेश तंत्र युक्ति। नेक्स्ट है उद्देश्य तंत्र युक्ति। अब उद्देश्य तंत्र युक्ति का मतलब है कंसाइज डिस्क्रिप्शन। नाउ ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रदेश एंड उद्देश्य। प्रदेश का मतलब था पार्शियली बताना, है ना, लेकिन उद्देश्य का मतलब है कंसाइज, तो दोनों में डिस्क्रिप्शन कम ही बताया जा रहा है। बट उद्देश्य का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल से समझ जाएंगे कि जैसे हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातुर परायण, सूत्रस्थान पहले चैप्टर में बता दिया कि चरक संहिता है क्या, तो चरक संहिता इज बेसिकली हेतु लिंग और औषध का ज्ञान है। किसके लिए यूज हो रहा है? स्वस्थ और आतुर के लिए। तो स्वस्थ और आतुर का जो पर आयन जो बेस्ड मार्ग है उसके लिए हेतु यानी पॉजिटिव फैक्टर्स उसके क्या है, उसके लक्षण क्या है और उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, बस यही चरक संहिताओं में। तो अगर चरक संहिता को सिर्फ 3 वर्ड में एक्सप्लेन करना हो तो वो होगा हेतु लिंग औषध, लेकिन उसी को जब बाद में एक्सप्लेन किया जाता है तो उसके लिए और एक तंत्र युक्ति यूज की है। तो जब किसी भी कंटेंट को वेरी कंसाइजली आपको बताया जाता है तो उसको कहा जाता है उद्देश्य तंत्र युक्ति। जैसे क्लिनिकली आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल पेशेंट जब भी अब हमारे पास आ रहा है तो हम सिर्फ पहले चीप कंप्लेंट पढ़ते हैं, या पेशेंट को भी जो मेन इंटरेस्ट होता है वो सिर्फ उसकी चीप कंप्लेंट को सुनाने का होता है। क्यों? क्योंकि उन्हीं तकलीफों, मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर ईचिंग सेंसेशन ज्यादा होगा, बर्निंग सेंसेशन ज्यादा होगा, तो उस स्किन लीजन की आपको डिटेल हिस्ट्री देने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सबसे पहले आपको चीप कंप्लेंट बता रहा है कि मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है या सबसे ज्यादा ईचिंग सेंसेशन है। तो हमारा जो पहला फोकस होना चाहिए टू रिड्यूस दैट पर्टिकुलर कंप्लेंट। तो उद्देश्य आपको एक फोकस देता है कि ओके ये इसकी मेन कंप्लेंट है। तो बेसिकली जब हम ब्रीफ हिस्ट्री ले रहे हैं किसी भी पेशेंट की, जैसे शॉर्ट केस है ना, सभी ने यूजी लेवल में पर्टिकुलरली जो सेकंड ईयर ऑनवर्ड जितने भी स्टूडेंट है या इवन पीजी स्टूडेंट है सबको पता है कि क्लिनिकली आपको 2 केसेस लेने होते हैं, एक तो शॉर्ट केस और दूसरा है लॉन्ग केस। तो शॉर्ट केस में तो हम हमारा काम सिर्फ अष्टमी परीक्षा से चला लेते हैं। तो कई बार ओपीडी लेवल पर मान लीजिए हम कई बार कैंप में गए हैं, कैंप में मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उस पेशेंट को आधा घंटा बिठाऊं, उसकी प्रकृति निकालूं, फिर इन डिटेल में उसका स्रोतस के हिसाब से पूरा एग्जामिनेशन करूं। तो वहां पर मैं 2 या 3 मिनट में एक ब्रीफ आइडिया ले रहा हूं, तो वो हो गया उद्देश्य तंत्र युक्ति। रिसर्च में भी उसी तरह से है, बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द रिसर्च पेपर्स। जितने भी पीजी स्टूडेंट्स हो गए उन सभी को आर्टिकल्स लिखने होते हैं, तो आर्टिकल्स में आर्टिकल के पहले उनको एक एब्स्ट्रैक्ट देना होता है। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपका जो रिसर्च पेपर जो भी आपका जिस आप मैगजीन में, जर्नल में, इवन अच्छे कॉन्फ्रेंस में भेजना चाहते हैं, उस पेपर का असेसमेंट एब्स्ट्रैक्ट से होता है। एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद अगर उनको ऐसा लगा कि ओके इस पेपर में कुछ कंटेंट है, देन एंड देन ओनली दे आर इंटरेस्टेड टू रिव्यू योर फुल पेपर। तो किसी भी रिसर्च स्कॉलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जब एब्स्ट्रैक्ट बनाएगा तो एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए कि जिसको पढ़ने के बाद ऐसा लगे, या तुरंत वो रिसर्च फंडिंग एजेंसी हो उनको ऐसा लगे कि उसको तुरंत हम एक्सेप्ट कर ले। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी मूवी का ट्रेलर होता है ना, ट्रेलर एक ऐसा क्लिप बनाया जाता है 1 या 2 मिनट का जिसको देखने के बाद आपको इच्छा होती है कि नहीं ओके वी नीड टू सी दिस मूवी। सो बेसिकली दैट इज टू क्रिएट द इंटरेस्ट, then and then only that audience is going to see that particular movie. तो जो आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है इट इज बेसिकली आउटलाइन ऑफ योर रिसर्च, और इसीलिए इस एब्स्ट्रैक्ट को अच्छी तरह से बनाना बहुत जरूरी होता है। उसी तरह सिनॉप्सिस, पीजी स्टूडेंट को पता है कि जब वो उनका रिसर्च प्रोटोकॉल बनाते हैं कि जो भी उनको 3 साल में काम करना है, तो सबसे पहले उनको एक सिनॉप्सिस सबमिट करना पड़ता है। तो सिनॉप्सिस इज नथिंग बट अ वेरी रफ आउटलाइन ऑफ योर रिसर्च, कि वो करना क्या चाहते हैं। वही हमारा उद्देश्य है, क्योंकि पूरा काम करने के लिए तो आपको 2-3 साल मिलने वाले हैं, और काफी का मतलब आपका 1000 पेज का भी थीसिस हो सकता है, 500 पेज का भी थीसिस हो सकता है, लेकिन जो आपका सिनॉप्सिस जो आप वहां पर 2 या 5 पेज में बनाने वाले हैं, वो एक आइडिया देता है। जो भी कमिटी वहां पर बैठती है, रिसर्च कमिटी, उसको अप्रूव करने के लिए, फिर वो डिपार्टमेंटल हो सकती है, इंस्टीट्यूशनल हो सकती है, तो आपके सिनॉप्सिस में उतना वो स्ट्रांग होना चाहिए कि जिससे उस कमिटी को लगे कि ओके देयर इज अ सॉलिड कंटेंट इन दिस पर्टिकुलर रिसर्च सब्जेक्ट एंड इमीडिएटली इट शुड गेट अप्रूव्ड। तो उद्देश्य तंत्र युक्ति
क्लिनिकली भी हम अप्लाई करते हैं और रिसर्च में भी इसका काफी यूज होता है। उसके अलावा डिसर्टेशन समरीज, कई बार बहुत सारी कॉम्पिटिशंस होती है ना, थीसिस के लिए, यूजी थीसिस या पीजी थीसिस, सॉरी पीजी थीसिस और पीएचडी थीसिस के लिए बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो कॉम्पिटिशंस रखती है, जहां पर आपको आपका जो रिसर्च वर्क है, डिसर्टेशन है, उसकी एक समरी भेजनी होती है। तो वो समरी पढ़ने के बाद जो भी उनका जो पैनल होता है वो डिसाइड करता है कि ये कितना अच्छा रिसर्च है। सो बेसिकली ये जो समरी है ये इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सो दैट यू कैन गिव अ वेरी मच आउटलाइन ऑफ योर रिसर्च। तो ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको दिए क्लिनिकली एज वेल एज रिसर्च, ये डे टू डे लाइफ में हम यूज करते, बट हम सिर्फ इतना नहीं जानते कि ये सभी जो एरियाज है दे आर नथिंग बट उद्देश्य तंत्र युक्ति। नेक्स्ट है निर्देश तंत्र युक्ति। नाउ इट इज नथिंग बट द इलैबोरेशन ऑफ द कंसेप्ट। पहले किसी कंसेप्ट को या टॉपिक को कंसाइज बताया गया, वो था उद्देश्य। अभी आप उसको डिटेल समझा रहे हैं, वो हो गया इलैबोरेशन। जैसे यहां पर बताया गया कि निर्देश और नाम संख्या उक्तस्य विवरणम, विवरण इन डिटेल आप जा रहे हैं। तो हेतुलिंग औषधस्य पुनः प्रपंचनम, जब पूरी संहिताओं में हेतुलिंग और औषध के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, दैट इज बेसिकली निर्देश तंत्र युक्ति। अब हम इसको क्लिनिकली कैसे यूज करते हैं? डिटेल हिस्ट्री, एक तो हो गया शॉर्ट केस, दूसरा है लॉन्ग केस। जब आप उस व्यक्ति की डिटेल हिस्ट्री ले रहे हैं, यू आर डूइंग नथिंग बट निर्देश तंत्र युक्ति। और जनरली हम देखते हैं कि डिटेल हिस्ट्री हम हमेशा आईपीडी में लेते हैं। जनरली ये काम पीजी स्टूडेंट को होता है या इंटर्न्स का होता है या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का होता है। तो ओपीडी बेसिस पर पहले तो जो टीचर है वो मान लीजिए 50-100 पेशेंट का रश है, तो उनके पास उतना समय नहीं कि वो डिटेल हिस्ट्री ले सके। तो एक ओपीडी बेसिस पर वो एक डायग्नोस करके वहां पर एडवाइस लिख देते कि ओके इस पेशेंट को आप एडमिट कर लो, और बाद में जो भी पीजी स्टूडेंट है या इंटर्न्स है उनको वहां पे जाके डिटेल हिस्ट्री लेनी है। तो अभी आपके पास कंसाइज डिस्क्रिप्शन तो ऑलरेडी क्लिनिशियन ने कर दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट अभी आपको डिटेल हिस्ट्री लेनी है। तो जो इसके पहले वाली उद्देश्य तंत्र युक्ति है वो आपको हेल्प करती है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको उस पेशेंट को पूछने चाहिए, सो दैट यू शुड नॉट मिस अ सिंगल पॉइंट, बिकॉज हिस्ट्री टेकिंग इज एन इंपॉर्टेंट आर्ट। अगर आपका हिस्ट्री टेकिंग अच्छा है, देन एंड देन ओनली यू विल बी अ वेरी सक्सेसफुल क्लिनिशियन। एक भी बात आपकी हिस्ट्री टेकिंग में ऐसी नहीं छूटनी चाहिए which is directly related to the treatment protocol of that particular disease or the diagnosis of that particular disease। और इसीलिए डिटेल हिस्ट्री इज नथिंग बट, और लॉन्ग केस जो आप लेते हैं इट इज नथिंग बट निर्देश तंत्र युक्ति। रिसर्च में कैसे यूज करते हैं? दैट इज एंटायर रिसर्च पेपर। पहले तो आपने एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया, बाद में जब आप उसी रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट को जब आप डिटेल में लिखने वाले इन इम्ब्रैड फॉर्मेट, इंट्रोडक्शन हो गया, मटेरियल्स एंड मेथड हो गया, रिजल्ट हो गया एंड डिस्कशन, जो आप कंक्लूजन तक पूरा डिटेल देते हैं वो हो गया निर्देश तंत्र युक्ति। डिसर्टेशन पूरा का पूरा जब आप थीसिस लिखते हैं, जो आपका सिनॉप्सिस होता है वो तो हो गया उद्देश्य, और जब आप पूरा थीसिस सबमिट करने वाले दैट इज नथिंग बट योर निर्देश तंत्र युक्ति। नाउ द नेक्स्ट तंत्र युक्ति इज वाक्य शेष। इसका भी संहिताओं में बहुत ज्यादा यूज किया गया है, क्लिनिकली सबसे ज्यादा यूज हुआ है। जैसे वाक्य शेषो नाम यत लाघवार्थम आचार्येन वाक्येषु पदम अकृतम गम्य मानतया पूर्यते। मतलब लाघवार्थम मतलब किसी भी टॉपिक को थोड़ा कंसाइज करने के लिए, मे भी हो सकता है उसको पर्टिकुलर अनुष्टुप छंद में बिठाने के लिए या पर्टिकुलर छंद में बिठाने के लिए उनको वहां पर वर्ड्स कम करने थे, इसीलिए उस सेंटेंस को बताते वक्त या उस श्लोक को बताते वक्त उन्होंने कुछ वर्ड्स वहां से स्किप कर दिए, छोड़ दिया है। बेसिकली इलिप्सिस इज नथिंग बट ओमिटिंग सर्टेन वर्ड्स। कुछ वर्ड्स छोड़ दिए हैं, लेकिन जब आप उस श्लोक का मीनिंग ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली उन वर्ड्स को आपको वहां पर जोड़ना होगा, देन एंड देन ओनली यू कैन क्लिनिकली अप्लाई दैट पर्टिकुलर श्लोक। तो वाक्य शेष का मतलब है कि कोई वर्ड मिसिंग है, लेकिन जब आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं, उसका मीनिंग ड्रॉ करना चाहते हैं, तो उस वर्ड को आपको वहां पर ऐड करना होगा, तभी आप उसका प्रॉपर मीनिंग ड्रॉ कर पाएंगे। जब तक वो वर्ड आप वहां पर प्लेस नहीं करेंगे तब तक आप उस श्लोक का प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं कर सकते। अब यहां पर एक जो दो एग्जांपल चक्रपाणी ने दिए, एक थोड़ा फिलोसॉफिकल एग्जांपल है और दूसरा जो है वो क्लिनिकल एग्जांपल है। फिलोसॉफिकल एग्जांपल जो है वो स्वभाव परम वाद से दिया है, सूत्रसंहिता 16 चैप्टर। स्वभाव परम का वाद का मतलब है कि जो चीज उत्पन्न हुई है उसका अपने आप वो नष्ट होने वाली है।
तो यहाँ पर संहिताओं में बताया गया है कि प्रवृत्ति हेतु भावना, मतलब हर एक जो चीज है उसकी उत्पत्ति में कुछ ना कुछ कारण होता है, लेकिन न निरोधे अस्ति कारण, लेकिन उसके डिस्ट्रक्शन में कोई भी कॉज नहीं होता है। जैसे शरीर है, शरीर की उत्पत्ति में कुछ कॉज है लेकिन उसके डिस्ट्रक्शन में कोई भी कॉज नहीं है। तो यहाँ पर इस श्लोक में एक जो वर्ड है अस्ति वो मिसिंग है, क्योंकि श्लोक अगर आप पढ़ेंगे तो प्रवृत्ति हेतु भावना न निरोधे अस्ति कारणम, तो जब आप इसका मीनिंग ड्रॉ करते हैं तो ये वर्ड आपको वहां पर ऐड करना पड़ता है, तभी आप ड्रॉ करते हैं। ये तो हुआ फिलोसॉफिकल एग्जांपल। क्लिनिकल एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली ऋतुचर्या में या इवन राजयक्ष्मा जैसे व्याधि, या जहां जहां पर उनको ऐसा लगा कि पेशेंट को मांस हमें देना चाहिए, वहां पर जो श्लोक लिखे गए वहां पर हर जगह पे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दे हैव यूज्ड द वर्ड रसई, मतलब सिर्फ श्लोक में इतना लिख दिया कि रस का यूज करना चाहिए, बट रस का मतलब यहाँ पर रस के तो बहुत सारे मीनिंग है, पहले भी हमने देखा पदार्थ से। तो वहां पर रस का मतलब यहाँ पर आपको हर जगह पे मांस वहां पर ऐड करना होगा, तभी आप उसको समझ पाएंगे कि यहाँ पर पर्टिकुलर हेमंत ऋतुचर्या में या शिशिर ऋतुचर्या में कि मांस का सेवन वहां पर रिकमेंडेड है कि मांसस लेना चाहिए। इवन हर एक ऋतुचर्या के हिसाब से उन्होंने अलग अलग मीट्स वहां पर ऑप्शंस दिए हैं, एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो वर्ड वो यूज करते हैं वो है सिर्फ रस। तो यहाँ पर मांस वर्ड ऐड करने के बाद ही आप उसको समझ पाएंगे कि यहाँ पर द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट मांस रस। नाउ लेट अस सी हाउ इट कैन बी यूज्ड क्लिनिकली। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पथ्यापथ्य। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको पथ्यापथ्य बताते हैं। पथ्यापथ्य बेसिकली जब हम बताते हैं तो एक ब्रीफ आउटलाइन देते हैं उस पथ्यापथ्य का, हर एक चीज हम नहीं बताते। अगर हम बताएंगे कि भाई गर्म खाना चाहिए, ठंडा नहीं खाना चाहिए, बासी नहीं खाना चाहिए, तो हम वहां पर हर एक चीज थोड़ी बता रहे हैं कि आपको बासी चपाती नहीं खानी चाहिए, बासी राइस नहीं खाना चाहिए, बासी सब्जी नहीं खानी चाहिए, वो तो हम समझ जा रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी आर अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ वाक्य शेष, कि जब भी कोई फिजिशियन बता रहा है कि किस तरह से उसको यूज करना है या जो भी डूज एंड डोंट्स बता रहा है, तो वहां पर वाक्य शेष तंत्र युक्ति यूज करने के बाद उस पेशेंट को समझना होगा कि जो डूज एंड डोंट्स बताए हैं वो किस तरह से अप्लाई कर रहा है। और कई बार यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग भी होता है, क्योंकि अगर पेशेंट को अच्छी तरह से उसने उसको अप्लाई नहीं किया तो वहां पर पेशेंट क्लियरली आपको बताता है नेक्स्ट यूनिट में, सर डॉक्टर साहब ये तो आपने हमें बताया ही नहीं था। तो दिस वेरी कॉमनली दिस पर्टिकुलर थिंग हैपेंस। तो जब भी हम पथ्यापथ्य बता रहे हैं तो हो सके उतना हमें क्लियर बताना होता है, या अगर हमें बताना है कि ओके दाल खाना है तो स्पेसिफिकली हमें बताना होगा कि मूंग की दाल आपको खानी है, चावल लेना है तो ये लेना है, गेहूं है, ज्वार है, स्पेसिफिकली वी नीड टू टेल दिम जब हम बता रहे हैं कि गुरु लेना है या लघु लेना है। अगर हम वर्ड स्किप कर रहे हैं तो जो हमारा मेन कंज्यूमर है मे बी कंफ्यूज, तो वहां पर उसको उसका अंडरस्टैंडिंग में तकलीफ हो सकती है। इवन पोस्ट सर्जिकल गाइडलाइंस है, पोस्ट पंचकर्म गाइडलाइंस है, तो जितनी भी गाइडलाइंस हम बताने वाले हैं तो कई बार हम उनको एक सामान्य गाइडलाइन बताते हैं जिसको उनको एक्सप्लेन करने के लिए वहां पर वाक्य शेष तंत्र युक्ति यूज करना जरूरी होता है। अब in the beginning I told you कि there are certain तंत्र युक्तिस जिनका रिसर्च इंप्लीकेशन लेना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए मैंने इस तंत्र युक्ति के यहाँ पर सिर्फ रिसर्च रेड करके रखा है, बिकॉज देयर आर सर्टेन तंत्र युक्ति व्हिच कैन नॉट बी डायरेक्टली अप्लाइड टू रिसर्च। तो ये जो तंत्र युक्ति है इसको क्लिनिकली तो हम यूज कर सकते हैं, बट रिसर्च में समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अप्लाई ईच एंड एवरी तंत्र युक्ति। नाउ प्रयोजन तंत्र युक्ति, प्रयोजन इटसेल्फ समझ में आता है कि मोटिव और पर्पस। तो जैसे श्लोक जाता है कि यद अर्थम कामयमाना प्रवर्तते, जो करता है जिस पर्पस से वो अपना काम शुरू कर रहा है वो पर्पस ही यहाँ पर प्रयोजन है। तो जैसे चरक संहिता में बताया गया कि धातु साम्य क्रिया चौथा तंत्र से प्रयोजन, इस तंत्र का जो प्रयोजन है वो धातु साम्य एस्टैब्लिश करना, जो हेल्दी व्यक्ति है उसकी हेल्थ को मेंटेन रखना धातु साम्य, और जहां पर धातु वैषम्य हुआ है उस धातु वैषम्य को वापिस आपको धातु साम्य तक ले जाना होगा। सो क्लिनिकली बेसिकली इस तंत्र युक्ति को हम यूज करते हैं कि जो भी पेशेंट हमारे पास आ रहा है, दो तरह के पेशेंट लोग हमारे पास आते हैं। एक तो पेशेंट की कैटेगरी में कि जहां पर हमें उनकी जो हेल्थ है उसको रिस्टोर करना होता है, और दूसरा ऑलरेडी हेल्दी है वो लोग, लेकिन वो चाहते हैं कि आगे भी लंबे समय तक वो हेल्दी रहे, इसीलिए उनको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आपको बताने होंगे। आज से 5 या 7 साल पहले मेजॉरिटी ऑफ द क्रंच ऑफ पीपल जो हमारी ओपीडीज में आते थे वो सिर्फ और सिर्फ पेशेंट होते थे, बहुत कम ऐसे लोग होते थे
कि जो हेल्दी है और अपनी हेल्थ को और अच्छी रखने के लिए जो आयुर्वेद कंसल्टेशन लेते थे. बट नाउअडेज विद द हेल्प ऑफ द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, even Ayush Ministry has planned to set up 12,000 wellness centers throughout India. तो वेलनेस सेंटर्स और इवन हर एक कॉलेज में जो सस्तवृत्त का ओपीडी होता है, उसका भी जो मेन पर्पस है वो जो हेल्दी लोग हैं उन हेल्दी लोगों के हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताओ, सो दैट वो उनके फैमिली में जो डिसीजेस है वो डिसीजेस उन व्यक्तियों को फ्यूचर में ना हो. सो दैट इज द अल्टीमेट एम ऑफ क्लिनिशियन. उसी तरह से रिसर्च का जो मेन होता है वो है हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव्स. उसमें भी जो फोकस अगर बात करें तो है पर्टिकुलर एम से. कई बार जब हम थीसिस लिखते हैं या कई बार हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव लिखते हैं तो कॉमन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं कि टू अंडरस्टैंड द इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ दिस डिसीज, देन टू सी द रोल ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्रग इन दिस पर्टिकुलर डिसीज. सो इस तरह की जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे सिनॉप्सिस में हम लिखते हैं और उसमें भी मेन जो फोकस होता है टू सी द रोल ऑफ अ पर्टिकुलर इंटरवेंशन इन दैट पर्टिकुलर डिसीज. ये हमारा एम होता है किसी भी रिसर्चर का. नेक्स्ट है उपदेश तंत्र युक्ति. उपदेश तंत्र युक्ति बेसिकली टॉक्स अबाउट एडवाइस. तो उपदेशो नाम आप्त अनुशासनम. आप्तों ने जो हमें अनुशासन दिया है कि ये आपको करना होगा. जैसे किसी भी व्यक्ति में पंचकर्म करते वक्त पहले आपको पूर्व कर्म करना होगा, जैसे पहले स्नेहन करना जरूरी और बाद में स्वेदन करना जरूरी है, या स्वेदन करने से पहले स्नेहन करना जरूरी है. सो दैट काइंड ऑफ गाइडलाइन जहां पर आपको एडवाइसेस दिए गए हैं संहिताओं में, वो सभी उपदेश है. तो क्लिनिकली हम कैसे अप्लाई करते हैं उसको? ऑल आर एडवाइसेस टू आवर पेशेंट्स. पेशेंट को जो भी हम डूज एंड डोंट्स बता रहे हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, जो उसके लिए अच्छा है, वो सभी हम वहां पर उपदेश तंत्र युक्ति का यूज कर रहे हैं. रिसर्च में इथिकल गाइडलाइंस फर्स्ट ईयर में, इवन फोर्थ ईयर में अभी रिसर्च का सब्जेक्ट आ चुका है और इवन एमडी फर्स्ट ईयर में रिसर्च पढ़ाया जाता है. तो वहां पर इथिकल गाइडलाइंस आपको पढ़ाई जाती है सो दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द राइट्स ऑफ द पेशेंट. पेशेंट के राइट्स क्या है ना, वो हैम्पर नहीं होने चाहिए आपके रिसर्च करते वक्त. पेशेंट को तकलीफ नहीं होनी चाहिए जो भी सब्जेक्ट है आपका. तो ऑल दोज इथिकल गाइडलाइंस. फिर बाद में है कंसेंट एंड एसेंट फॉर्म. स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो जो सजेशंस हमें कॉमनली आईसी में मिलते हैं वो है कि कंसेंट फॉर्म या एसेंट फॉर्म है वो रीजनल लैंग्वेज में भी होना चाहिए. जनरली ट्राइलिंगुअल होता है, पहले इंग्लिश में होगा, बाद में हिंदी में होगा, और उस स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज होगी, हमारे यहाँ पर हम गुजराती में बनाते हैं, आपके यहाँ पर हिंदी में बनाएंगे. तो जो भी पेशेंट आने वाला है या जो भी रिसर्च हमारा पार्टिसिपेंट है, वी डोंट नो कि वो किस स्टेट से आ रहा है, वी डोंट नो इन विच लैंग्वेज ही और शी इज कंफर्टेबल. तो जब वो कंसेंट दे रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि वो किस बारे में कंसेंट दे रहा है. तो ये सभी गाइडलाइंस हमें रिसर्च के वक्त दी जाती है. तो ये सभी उपदेश तंत्र युक्तियां हैं. वही है पार्टिसिपेंट राइट्स. पार्टिसिपेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का सबसे पहला जो काम है इथिकली वो रिसर्चर का होता है. तो ये सभी एडवाइसेस हमें दिए जाते हैं या पढ़ाए जाते हैं कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस गाइडलाइंस इन रिसर्च. देन नेक्स्ट तंत्र युक्ति इज अपदेश तंत्र युक्ति. इट इज अबाउट रीजनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट. कोई एक बात बताई जा रही है और बाद में उसका एक रीजनिंग दिया जा रहा है टू सब्सटेंशिएट या टू जस्टिफाई कि मैंने एक बात कही कि मान लीजिए इस पेशेंट में मुझे ये ट्रीटमेंट देनी चाहिए, क्यों? तो मैंने वहां पर लॉजिक रखा. तो जैसे यहाँ पर थियोरेटिकली बताया जा रहा है, अपदेशो नाम यत् प्रतिज्ञात अर्थ साधनाय हेतु वचनम. तो एक प्रतिज्ञात अर्थ पहले बता दिया. जैसे आप देखेंगे दिस इज फ्रॉम जनपदोध्वंस अध्याय, कि जहां पर ये जो 4 फैक्टर है, वायु, जल, देश और काल, इन चारों फैक्टर्स को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा गया है कि वायु से जो जल है वो ज्यादा डिफिकल्ट है, जल से देश, देश से काल. क्यों? उसका कारण वहां पर देते, बिकॉज जैसे जैसे हम इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या सक्सीडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो दुष्परिहार्य, तो दे आर मोर डिफिकल्ट टू क्यूर. तो दिस इज हाउ जब आप कोई सेंटेंस बताते हैं और बाद में उसका रीजनिंग देते हैं तो वहां पर ये बहुत जरूरी होता है. सो बेसिकली yes, I was talking about clinical example. अपथ्य. जब भी हम किसी पेशेंट को बता रहे हैं कि आपको ये चीज नहीं लेनी है तो आपको वहां पर रीजनिंग देना होगा, क्योंकि वो पेशेंट वो चीज सालों से खा रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज साउथ इंडियन,
ठीक है। और साउथ इंडियन व्यक्ति ऑलमोस्ट डेली फर्मेंटेड फूड, इडली है, डोसा है, ये तो उनके डेली फूड में है। और सडनली अगर आप उसको बता रहे कि आपको कल से फर्मेंटेड फूड नहीं खाना है, तो आपको वहां पर उसको जस्टिफाई करना होगा कि जो फर्मेंटेड फूड है उसके कारण कौन सा दोष उसके शरीर में बढ़ रहा है। तो वो जो रीजनिंग आप दे रहे हैं, बेसिकली यू आर यूजिंग दिस तंत्र युक्ति। देन प्रोग्नोसिस, कई बार जब हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट आता है, मान लीजिए सेकंड ग्रेड, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में, तो जब आप उसको प्रोग्नोसिस बता रहे तो आपको वहां पर एक रीजनिंग देना होगा कि ये सुख साध्य है, कृच्छ साध्य, याप्य है, तो वो क्यों है, ऑन विच क्राइटेरियाज यू आर टेलिंग कि इसको हम अभी सिर्फ औषध चिकित्सा से ठीक नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें हमें पंचकर्म करना ही होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम पेशेंट को पंचकर्म एडवाइस करते हैं और पेशेंट और 2-3 डॉक्टर के पास ओपिनियन लेने के लिए चला जाता है कि हो सकता है कि शायद औषध चिकित्सा से कहीं पर काम हो जाए। तो जब आप आपका पंचकर्म उसको बता रहे हैं तो आपको वहां पर जस्टिफाई करना होगा कि क्यों पंचकर्म जरूरी है। अगर आप उसको कन्विंस कर पा रहे तो वो पेशेंट वापिस लौटकर आपके पास आएगा। सो दैट रीजनिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपने सिर्फ इतना बताया कि बीइंग अ डॉक्टर मेरा एक काम है कि मैंने पंचकर्म बता दिया, मैं पेशेंट को रीजनिंग क्यों बताऊं, तो दैट विल बी अनजस्टिफाइड। तो जब भी हम प्रोग्नोसिस बता रहे हैं या हम किसी पेशेंट को शोधन या जब हम सर्जरी एडवाइस कर रहे हैं, तो वहां पर रीजनिंग देना होगा। देन एंड देन ओनली द पर्सन और द पेशेंट और पेशेंट्स रिलेटिव्स विल बी कन्विंस्ड। नेक्स्ट रिसर्च के बारे में देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्कशन पोर्शन, जब भी हम मान लीजिए हमारा क्लिनिकल स्टडी हो रहा है और क्लिनिकल स्टडी में एक पर्टिकुलर हमने एबीसी करके कोई क्लिनिकल ड्रग हमने यूज किया है और उस ड्रग ने अभी रिजल्ट हमें दे दिए है, तो बाद में डिस्कशन में वी आर सपोज टू डू सर्टेन डिस्कशन अबाउट हाउ द पर्टिकुलर ड्रग हैज वर्क। तो वहां पर हमें रीजनिंग देना होगा कि क्यों तालिसादी चूर्ण उस राजयक्ष्मा के पेशेंट में काम कर रहा है ना। हम सिर्फ इतना बताएंगे कि तालिसादी चूर्ण इन दोषों पर काम करता है और इसीलिए ये राजयक्ष्मा में काम किया, आयुर्वेद वाले लोग तो समझ जाएंगे। बट व्हाट अबाउट द मॉडर्न कम्युनिटी? मॉडर्न कम्युनिटी पीपल को समझाने के लिए वी हैव टू कम अप विद सॉलिड साइंटिफिक रीजनिंग। हमें उनको उन्हीं की लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। देन एंड देन ओनली दे विल अंडरस्टैंड दैट दिस पर्टिकुलर ड्रग वर्क्स। उसी तरह से अनटोवर्ड एफर्ट के बारे में मैं मेरा ही एग्जांपल आपको बताऊं। मेरा जो रिसर्च था दैट वाज रोल ऑफ गोमूत्र हरित की इन ओबेसिटी। तो जितने भी मेरे पेशेंट्स थे तो गोमूत्र हरित की यूज करते हो, पर्टिकुलरली फीमेल पेशेंट्स, मुझे ये देखने को मिला कि मेजॉरिटी ऑफ द जो पेशेंट ओबेस थे उनको मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम थे, अमेनोरिया। उनका जो मेंस्ट्रुएशन था वो रेगुलर नहीं था। बट जैसे मैंने गोमूत्र हरित की उनको शुरू की, उनको वजन तो कम होने लगा लेकिन साथ में मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम बिना किसी ट्रीटमेंट के ठीक होने लगे। ये तो वो था मेरा एडिशनल रिजल्ट। लेकिन और एक अनटोवर्ड इफेक्ट मुझे देखने को मिला कि जो पित्त प्रकृति वाले उसमें पेशेंट थे उनको मेनोरेजिया यानी एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगा। तो बेसिकली मेरा तो जो रिसर्च वर्क था वो था रोल ऑफ गोमूत्र हरित की और टू रिड्यूस द वेट, तो वो तो मुझे डिजायर मिल रहा था। लेकिन जो एडिशनल रिजल्ट मुझे मिले या अनटोल्ड रिजल्ट मुझे मिले वो मुझे मेरे थीसिस में सभी डिस्कशन करने पड़े कि क्यों ऐसा हुआ। सो यू हैव टू गिव द साइंटिफिक रीजनिंग फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। नाउ लेट अस गो फॉर नेक्स्ट। सर नीरज सर, हमें कंटिन्यू करना है, इट्स अराउंड 8:20। सर अभी अपन आज 16 तक ले लेते हैं। अभी 12 हुई है अपनी, ये 12वीं चल रही है, 11 तंत्र युक्ति हो गई है। थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए आप। अपन 8:45 को क्लोज करेंगे, है ना? क्योंकि पूरी करने में आज समय ज्यादा लग जाएगा और लोगों का डिनर का भी टाइम हो जाएगा, है ना? तो अपन हाँ कल अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना? आज 16 तक आप ले लीजिएगा। जो तंत्र युक्ति है बेसिकली दैट इज अतिदेश तंत्र युक्ति, और अतिदेश तंत्र युक्ति बेसिकली दैट इज फ्यूचर इंडिकेशंस। तो पर्टिकुलरली कोई एक चीज जो एक जगह पे बताई है, बाद में फ्यूचर में जब जैसे अतिदेशो नाम यत् किंचिदेव प्रकाश्यार्थम एक जगह पे बताया गया और बाद में दोबारा उसको और किसी जगह पे यूज किया जा रहा है। जैसे क्लिनिकली आप अगर देखेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। जैसे करंट साइन एंड सिम्टम्स, आज आपने पेशेंट को एग्जामिन कर लिया है और फ्यूचर में उसका जो डिसीज है उसका प्रोग्नोसिस क्या हो सकता है या उसका प्रेडिक्शन क्या है, वो अगर आज आप बता पा रहे हैं, मतलब आज के एग्जामिनेशन को आप फ्यूचर में 2 साल के बाद 3 साल के बाद उसका प्रेडिक्शन अगर आप कर रहे हैं, तो यू आर कनेक्टिंग द प्रेजेंस विद द फ्यूचर एंड दैट इज
अधिदेश तंत्र युक्ति। सो पर्टिकुलरली द डिसीजेस लाइक कार्सिनोमा, कार्सिनोमा में जब हम ऑन्कोलॉजिस्ट को या हमको फिजिशियन को मिलने के लिए जाते तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होता है कि भाई यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोग्नोसिस ऑफ द डिसीज। तो आज तो पेशेंट का जो कंडीशन है मे बी फर्स्ट स्टेज में हो सकता है, ग्रेड 0 ग्रेड 1 हो सकता है, बट उसका फ्यूचर क्या है? तो ऑन द बेसिस ऑफ टुडेज इन्वेस्टिगेशन, टुडेज साइन एंड सिम्टम्स आप उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं। सो दैट इज अतिदेश तंत्र युक्ति। उसी तरह से पेशेंट रिस्पॉन्स टू मेडिसिन प्रेडिक्ट्स गुड प्रोग्नोसिस। अगर पेशेंट आज आपके ट्रीटमेंट को अच्छी तरह से रिस्पॉन्स दे रहा है तो आप बता सकते हैं कि मे बी 2 महीने, 6 महीने या 8 महीने में 100% क्योर आपको मिल सकता है। तो आज के इंसिडेंट को हम फ्यूचर से करेक्ट कर रहे हैं। उसी तरह से है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर प्रेडिक्शंस। रिसर्च में जो भी स्टैटिस्टिकल डाटा हमें मिल रहा है उससे फ्यूचर के प्रेडिक्शंस हम आज ही कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थ्रू आउट इंडिया बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च विद द हेल्प ऑफ आरोग्य सेतु ऐप और आयुष संजीवनी ऐप उन्होंने शुरू कर दिए। तो बेसिकली वो आज हमसे कुछ आगे के और कुछ महीनों तक हमारा वाइटल डाटा कलेक्ट करने वाले हैं और उसके हिसाब से वो प्रेडिक्ट करेंगे फ्यूचर प्रेडिक्शंस को। सो दैट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, जो लंबे समय तक चलता है। उसी तरह से और एक रिसर्च चल रहा है कि हमारी जो आयुर्वेद की गाइडलाइंस है, गोल्डन मिल्क लेना चाहिए या च्यवनप्राश लेना चाहिए या और भी इम्यूनिटी बूस्टर जो है उनका इम्यूनिटी पर जो इम्पैक्ट होने वाला है, दैट कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर कमिंग रिसर्चेस। नेक्स्ट जो तंत्र युक्ति है वो है अर्थापत्ति तंत्र युक्ति। जो चीज संहिताओं में नहीं बताइए वो भी समझ जाना। जैसे नक्तम दधि भोजन, रात को दही नहीं लेना चाहिए मतलब दिन में दही लेना चाहिए, तो वह वर्ड टू वर्ड मतलब। अब क्लिनिकली हम इसको कैसे समझते हैं? सो एप्लीकेशन ऑफ द गुरुवादी गुणास। जब हम किसी पेशेंट में गुरुवादी गुणों को अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जहां पर हम बता रहे हैं कि इस पेशेंट में हमें गुरु गुण जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो अल्टीमेटली हम क्या समझ रहे हैं कि उस व्यक्ति को जो भी डाइट हमें देना है वो सभी लघु होना चाहिए और जो भी उसमें डोंट्स होंगे, उसको कौन सा फूड नहीं देना चाहिए, वो सभी गुरु में आएगा। इन द सेम वे व्हेनेवर रुक्स इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, अर्थापत्ति आपको बताते कि इस व्यक्ति के फूड में, उसके मेडिसिन में, इवन ड्रिंकिंग मटेरियल में, एवरीथिंग विच इज ऑफ स्निग्ध गुणात्मक वही सब वहां पर होना चाहिए। दिस इज हाउ, दिस इज वन मोर तंत्र युक्ति, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई क्लिनिकली, इसीलिए मैंने इसका एक एग्जांपल यहाँ पर नहीं दिया है। देन नेक्स्ट तंत्र युक्ति इज निर्णय तंत्र युक्ति और डिसीजन और कंक्लूजन ऑफ अ पर्टिकुलर कंसेप्ट। सो निर्णयो नाम अर्थस्य व्यवस्थापनम, टू कंक्लूड दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट। पूरा कंसेप्ट बताने के बाद एक कंक्लूडिंग रिमार्क जब दिया जाता है, जैसे यहाँ पर इस चैप्टर में बताया गया है कि चिकित्सा चतुष्पाद जो 16 कलाओं के साथ होता है वो आरोग्य को मेंटेन करने के लिए सबसे अच्छा है। जैसे क्लिनिकली फाइनल डायग्नोसिस, एट द एंड ऑफ द केस पेपर हो, फिर वो शॉर्ट केस हो या लॉन्ग केस हो, एट द एंड हम वहां पर जो डायग्नोसिस लिखते हैं वो हमारा फाइनल कंक्लूजन होता है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसी तरह से रिसर्च में रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द अल्टरनेट हाइपोथेसिस ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। जब भी जो भी हमारे पास रिजल्ट मिल रहे हैं उसके बेसिस पर हम प्रूव करते हैं कि ओके दिस पर्टिकुलर ड्रग हैज शोन द रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ पी वैल्यू। तो वहां पर जो कंक्लूडिंग रिमार्क हम देते हैं वो है निर्णय तंत्र युक्ति। नेक्स्ट है प्रसंग तंत्र युक्ति, वो है रीस्टेटमेंट इन अदर कॉन्टेक्स्ट। एक स्टेटमेंट संहिताओं में सूत्रस्थान में बताया गया था, एज इट इज वो बाद में और किसी जगह पे अगर लिया जा रहा है एज इट इज, वो होता है प्रसंग तंत्र युक्ति। जैसे सूत्रस्थान 11 चैप्टर में आपको इंद्रियों के अतियोग के बारे में बताया गया और एज इट इज वही कंसेप्ट बाद में शारीर स्थान में भी बताया गया। तो जनरली संहिताओं में ये दोष माना जाता है कि किसी एक टॉपिक को अगर आप दोबारा बताएंगे तो वो दोष है, लेकिन क्लिनिकली जरूरी था, इसीलिए जब उस टॉपिक को दोबारा बताया गया देन इट बिकम्स रीस्टेटमेंट इन अदर कॉन्टेक्स्ट अंडर इस प्रसंग तंत्र युक्ति। नाउ लेट अस सी, जैसे पास्ट हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री हेल्प इन द प्रेजेंट डिसीज ऑफ द डायग्नोसिस। जब हम पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे हैं तो कुछ साल पहले क्या हुआ था वो सभी चीजें, भले उसके आज से डिसीजेस से रिलेटेड नहीं है, फिर भी वो हर एक चीज हम जानना चाहते हैं, क्योंकि भले पेशेंट को इंपॉर्टेंस ना हो बट हमें वहां से कुछ क्लू मिल सकता है, सो दैट हम आज का जो हमारा डायग्नोसिस है या जो हमारा ट्रीटमेंट है उसमें हमें हेल्प मिल सकता है। वैसे ही फैमिली हिस्ट्री, जैसे फॉर एग्जांपल कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कैंसर्स विच आर कॉमन इन द फैमिली हिस्ट्री। मान लीजिए अगर मदर को है तो देयर आर फेयर चांसेस कि जो नेक्स्ट जनरेशन में डॉटर्स है उनको भी वो हो सकता है। तो वहां पर हमें जो पास्ट एविडेंसेस है उनको कनेक्ट करना बहुत जरूरी होता है प्रेजेंट से।
जैसे रिसर्च में रिसर्च आर्टिकल साइटेशंस, जब भी हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसमें बहुत सारे साइटेशन लिखते हैं, तो बेसिकली वो जो साइटेशंस होते हैं वो सभी पास रिसर्चेस होते हैं, उन सभी पास रिसर्चेस को हम कोट करते हैं सो दैट हम हमारे एविडेंसेस को या हमारे रिसर्च को और स्ट्रॉन्ग बना सके, या उसको इट कैन बी इजीली एक्सेप्टेड और जस्टिफाइड इन अ मॉडर्न कम्युनिटी. सो दिस इज हाउ दिस तंत्र युक्ति कैन बी यूज. देन ओके, आज की जो लास्ट तंत्र युक्ति हमें लेनी है वो है एकांत तंत्र युक्ति, दैट इज कंफर्मेटरी स्टेटमेंट, है ना. संहिताओं में दो तरह के स्टेटमेंट हमें मिलते हैं. कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं कि जहां पर बता दिया आपको कि ये ऐसा ही होगा, दैट इज कॉल्ड एज कंफर्मेटरी स्टेटमेंट. लेकिन कुछ जगह पे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस. तो जैसे यहां पर बताया कि जो निज व्याधि है वो सिर्फ शरीर दोषों से होगा, या अगर आप त्रिवृत यूज करेंगे तो 100% वहां पर विरेचन ही होने वाला है. सो दैट काइंड ऑफ जो डिस्क्रिप्शन है दैट इज एकांत. क्लिनिकली अगर हम इसको समझते हैं तो यू कैन सी फाइनल डायग्नोसिस. फाइनल डायग्नोसिस से पहले हम जो करते हैं वो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस. तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं. संधिगत वात हो सकता है, अस्थि मज्जागत वात हो सकता है, आम वात हो सकता है, तो वात रक्त हो सकता है. तो उसके बाद जो हम फाइनल कंक्लूजन कर रहे हैं कि नहीं, इस पेशेंट में सिर्फ और सिर्फ संधिगत वात है, बाकी सभी चीजें नहीं है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज एकांत. फाइनल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जनरली बहुत सारे हॉस्पिटल में, जैसे मेदांता है, मेदांता दिल्ली का जो हॉस्पिटल है, वहां पर मल्टीपल पैथीज के जो लोग हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, एलोपैथी, वो सभी साथ में बैठकर कॉम्प्लेक्स केसेस को डिस्कस करते और बाद में फाइनल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को बनाया जाता है. तो सभी लोग मिलके डिसीजन लेते हैं कि ओके वी विल गो विथ ओनली दिस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल, फिर वो किसी भी पैथी का हो सकता है. सो दैट इज एकांत. रिसर्च में भी उसी तरह से फाइनल मोड ऑफ एक्शन, आपका ड्रग किस तरह से काम कर रहा है वो आपको आपके रिसर्च में बताना होगा. सो इट इज फाइनल मोड ऑफ एक्शन एंड कंक्लूजन ऑफ योर रिसर्च. सो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट द 16 तंत्र युक्ति जो आज हमने खत्म की है. तो आई होप नाउ वी शुड स्टॉप. बिल्कुल. आप मैं समझता हूं कि आज की ये जो धारा प्रवाह आपका वक्तव्य था, ये सुनकर के ऐसा लग तो नहीं रहा है कि हमें रुकना चाहिए, परंतु समय सीमा हमारे पास काफी कम होती है और समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. आयुर्वेद में भी काल का बड़ा महत्व बताया हुआ है, तो हमको काल के अनुगामी होना आवश्यक है. कल हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे. कल ही कंटिन्यू करना है. फाइन जी, कल ही करेंगे अपन, ताकि क्या है कंटिन्यूएशन में सब लोगों को स्मृति में भी रहेगा और मजा जो आ रहा है आज वो हम कल कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना. तो कल अपन आगे की तंत्र युक्तियों के बारे में जानेंगे. बहुत अच्छी तरीके से आपने एक एक तंत्र युक्ति को बड़े विस्तार से समझाया और खास बात ये रही कि आपने क्लिनिकल और रिसर्च दोनों बेसिस पर स्टूडेंट्स को इस बारे में जानकारी दी. मुझे लगता है कि हम सभी लोग बहुत लाभान्वित हुए हैं. इसी आशा के साथ में कि कल फिर से हम सब जमा होंगे एक ही जाजम पर और फिर आपके ज्ञान का आनंद लेंगे. मैं आपको वाव भोपाल और अर्पण आयुर्वेद की तरफ से और हम सभी लिसनर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं. धन्यवाद रितेश गुजराती सर. थैंक यू वेरी मच. प्रतिभा मैडम को कहूंगा कि वो इसको कंक्लूड करें. श्योर. डॉक्टर प्रतिभा. थैंक यू सर. डॉक्टर रितेश अशोक गुजराती सर, डॉक्टर नीरज व्यास सर, आज के सेशन के लिए मैं आपका जितना भी शुक्रिया करूं उतना कम है. थैंक यू सो मच सर. इस सेशन की शुरुआत जब मैं कर रही थी तो मुझे पता था कि आज मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा भी था. तो मैंने कहीं पढ़ा था कि जो रिसर्च मेथोडोलॉजीज के 30 टर्म्स हैं वो हमारी ये 36 टर्म्स में कोइंसाइड करते, लाइक ऑलमोस्ट 30 टर्म्स मैच करते. तो मैं सोच रही थी कि ये कैसे पॉसिबल है, मतलब तंत्र युक्तियां तो इतनी अलग है और हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजीज के वर्ड्स में कैसे कोइंसाइड करेगा. तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं, आज के सेशन में देखेंगे. लेकिन सर ने जब एक एक तंत्र युक्ति को इस तरह से समझाया तो मैं तो मतलब मेरा तो कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था. मुझे ऐसा लग रहा था कि ओके दिस इज इट. थैंक यू सो मच सर. मैंने उम्मीद से बढ़कर जिसे बोलते हैं वो ये सेशन था और मेरे इतने छोटे से दिमाग में ये सारी चीजें घुस गई हैं. मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये 16 चीजें समझ में आ गई हैं. अच्छा, बाहुबली 1 के बाद जैसे बाहुबली 2 का बहुत जोरों से इंतजार हो रहा था, मुझे पता है आज के सेशन के बाद कल के सेशन का भी बहुत जोरों से इंतजार हो रहा है,
लेकिन क्या है ना कि हम आपके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। सर ने जैसे 16 बताई है, सर चाहते तो 32 भी बता सकते थे, लेकिन फिर क्या होता, फिर वही होता जो पदार्थ विज्ञान फर्स्ट ईयर में हुआ था। तो हम वो तो नहीं चाहते ना, हम चाहते हैं कि आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आए और आप इस ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठा सके। तो इसके लिए आज इतना ही, और आप वेट करें, कहते हैं कि क्या वेट का फल, इंतजार का फल मीठा होता है।